गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, गुड टेस्ट इवनिंग की सर। गुड इवनिंग। टेस्ट की कॉपीज चेक हो गई हैं, 5-6 कॉपीज बची हुई हैं। वो अभी चेक नहीं हुई हैं, वो कल आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि टेस्ट का डिस्कशन करने के लिए मेरे पास कई सारे मैसेज आए थे, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताइए, चंद्रभान जी, आपको कॉपी मिल गई? सर मिल गए। कितना मार्क्स है आपके? 55 नंबर सर। अच्छा, ठीक है। भरत जी, आपको? यस सर। मिल गई सर। हाँ, कॉपी मिल गई आपको ना? हाँ जी सर। कितने मार्क्स हैं? 76। 76। लेकिन एक चीज, आपने कॉपी देखी अपनी ना? जी सर। आपको ये 76 मार्क्स जो मिले हैं वो किस वजह से मिले हैं पता है ना? आपका जो व्याख्या वाला पोर्शन है वो बहुत कमजोर है, लेकिन जी सर। आपने जो बाकी चीजें करी हैं वो बिल्कुल सॉलिड थी। जैसे आपका जो प्रारूप वगैरह है, जो जी सर। आपके जो शब्दावली वगैरह है, उसकी वजह से मिला है ये, ठीक है। लेकिन जी सर। तैयारी कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि व्याख्या वाले पोर्शन में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है, उसमें आपको ठीक मार्क्स है भी सर। बहुत कम मिले हैं, ठीक है। जी सर। तो जी एक सर। चीज यहाँ पर ये ध्यान रखें, बाकी सभी लोग, कि जैसे हमारे सामने पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि जो गद्यावतरण वाला पार्ट होता है, ये गद्यावतरण वाला पार्ट 21 मार्क्स का आपका है ना? क्योंकि इसमें 3 नंबर का शीर्षक है, 6 नंबर का आपका सारांश है, और इसके साथ ही साथ 4 नंबर वाले 3 आपकी व्याख्याएं। तो कुल ये कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। तो ये 21 मार्क्स का है। लेकिन अगर हम देखें कि वो पोर्शन जो सबसे ज्यादा सॉलिड मार्क्स देने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके हैं ये। इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये वाला भी आपका, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। और ये जो मुहावरे वाले हैं, इन मुहावरे में भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं इस टेस्ट में भी और इसके पहले के टेस्ट में भी, जिनको मुहावरों में पूरे के पूरे मार्क्स मिले हैं। 2-2 नंबर पूरे के पूरे मिले हैं, किसी किसी को तो पूरे पांचों में पूरे पूरे 2-2 मार्क्स मिले। मैं कॉपीज उनकी सबकी शेयर करूंगा, जो टॉप की 10 कॉपीज है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उनको देखिएगा कि कैसे उन्होंने लिखा हुआ है मुहावरों को, ठीक है। समझ में आई बात? ये तो ये वाला पोर्शन कंपैरेटिवली आसान है, और ये बिल्कुल सॉलिड मार्क्स देके जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करनी है, कि ये जो पोर्शन है, ठीक। अगर हम इनमें देखें तो एक चीज हम यहाँ पर देखें कि ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास होता है, जो जिसमें पत्र आपको लिखने होते हैं, इसमें अगर आपने अच्छा कर दिया तो 8 में से 6 मार्क्स तक आपको मिल जाते हैं, 7 भी मिल सकते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है। प्रारूप लगभग सभी लोगों के अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी गलतियां अभी भी कर रहे हैं, तो उन गलतियों से बाज आइए और उन गलतियों को अब करना बंद कर दीजिए। इस लेवल पर आकर अगर आप ये गलती कर रहे हैं अभी भी, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, तो थोड़ा सा आपको दोबारा से उस चीज को देखने की जरूरत है, ठीक। बहुत से लोगों को पूरे पूरे 8 में से 6 मार्क्स, किसी किसी को, 1-2 लोगों को 7 मार्क्स भी मिले। उन्होंने इतनी अच्छी राइटिंग में और बिल्कुल एररलेस लिखा हुआ है, तो उनको 7 मार्क्स भी मिले हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 6 मार्क्स माने इनमें, तो ये 3 में आपको 18 मार्क्स यहाँ पर सॉलिड मिल सकते हैं, 10 मार्क्स यहाँ पर सॉलिड मिल सकते हैं, 10 मार्क्स यहाँ पर सॉलिड मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें 10 नहीं, 8 ही मान लेते हैं कि 8 आपको अगर यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये कितने मार्क्स आपके हो गए? 18, 8, 26, 26 और 20 कितने हो गए? 46, लगभग 50, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आपका है, जिसमें आपको क्या लिखना होता है, सारणी रूप, बहुत आसान होता है। बहुत लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। पिछले वाले टेस्ट में जो फीडबैक दिया था कि भाई सारणी सीधे नहीं बना देनी है, बल्कि सारणी बनाने के पहले सारणी के बारे में बताएं। भाई 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन के मार्क्स के साथ भी जब वो हमको ध्यान देना होगा, जस्टिफाई करना होगा उसको, तो अगर थोड़ा बहुत लिख देते हैं और ठीक से इसको बना देते हैं, तो 15 अगर पूरे पूरे नहीं भी मिल रहे हैं तो 10 मार्क्स यहाँ पर कहीं नहीं जाते। तो लगभग आपके अगर देखे जाए तो 56 से लेके 60 मार्क्स तो केवल इतने ही पोर्शन से आपके कवर हो जाते हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी इनकी कर ली है तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? और बहुत से लोगों ने व्याख्या वगैरह पोर्शन में अच्छा नहीं किया, लेकिन इस वाले पोर्शन में उनका स्ट्रांग हो गया, इस वजह से 70 और 70 के ऊपर तक वो लोग पहुंच गए हैं। लेकिन इसको
वो प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस तैयारी होनी चाहिए, सभी पॉइंट्स पर आपको अच्छा करना चाहिए। और बैलेंस तैयारी की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि गद्यांश और व्याख्या आपको सबसे पहले लिखनी है, और वो अगर आपने खराब लिख दिया तो फिर आगे का जो इम्प्रेशन है वो खराब हो जाता है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसे शिवम जी ने बहुत अच्छी व्याख्या वगैरह लिखी है, मैं कॉपी शेयर करूंगा, आप देखिएगा। और ये कंप्यूटर वाले में एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक देखने को मिल रही है कि यहाँ पर बहुत से लोग अपने हिसाब से जो मन में आ रहा है वो लिखे दे रहे हैं एक चलताऊ भाषा में। तो ध्यान रखिए, एक टेक्निकल पोर्शन है और इस टेक्निकल पोर्शन में आपको चलताऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यहाँ पर की टर्म्स का इस्तेमाल जरूर से जरूर करना है। अगर आप की टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, हम लोग अभी देखेंगे इसको, तो आप पूरे के पूरे मार्क्स भी यहाँ पर गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर चालू भाषा में लिख के चले आएंगे तो आपने भले ही कितना भी सही लिखा हो, एक और मैक्सिमम 1.5 तक आप वहां पर जा पाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो ये वाले पोर्शन में ध्यान से आपको लिखना है, कि टर्म्स का इस्तेमाल करना है, जो पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर करना ही करना है उसमें। और आपको शीट देकर रखी गई, उस शीट से उसको तैयार करिए और लिखिए। समझ में आ रही बात ये? सर हाँ जी। सर ये कंप्यूटर में हम लोग जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखें कि या जैसे नोट्स में आपने दिया है वैसे नहीं लिखें? नहीं, नोट्स में तो मैंने पॉइंट वाइज समझने के लिए दे दिया है, क्योंकि पॉइंट से जी सर समझने जी। में आसानी रहे। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे आपने लिखा है वैसे ही लिखना है। जी ठीक है, सर जी। पैराग्राफ वाइज आप उसको लिखिए। ठीक। जी सर। हम लोग अब इसको देखते भी हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला वाला है, ये व्याख्या वाला पोर्शन लगभग 50% लोगों को गड़बड़ी कर रहा है। सारा शीर्षक लगभग लोग ठीक लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने उनकी कॉपी में मार्क भी किया है, उन्होंने 8-8 10-10 शब्दों का शीर्षक लिख दिया। तो इतना लंबा शीर्षक नहीं लिखना है। मैंने बताया था ना कि शीर्षक कितना मैक्सिमम लंबाई रखनी है, उनको मैक्सिमम 5 शब्द से ऊपर शीर्षक नहीं जाना चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभार कोई पैसेज ऐसा होता है कि उसको हम एक शब्द या 2 शब्द में उसको, उसके शीर्षक को, उसके टाइटल को हम वापस जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो हमको थोड़ा सा बड़ा करना होता है। लेकिन इतना भी बड़ा ना करें कि आपका शीर्षक ही एक पैराग्राफ का बना जा रहा है। 10 शब्दों का शीर्षक में आपको 0 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, मैंने फिर भी 1 नंबर दे दिया है, लेकिन इसको ध्यान रखना, इतना बड़ा नहीं। ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा मेरा समझ। ये वाला पोर्शन नहीं सुधर रहा है। आपने, हाँ मैंने उसमें लिखा भी है कहाँ पर आपने सही नहीं किया है, आदित्य जी, है ना। खुद लग रहा है मुझे ना कि सुधर नहीं रहा, मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन बढ़िया नहीं हो पा रहा है जैसा हाँ, लग वो रहा है अंदर मुझे। अंदर से महसूस होता है जब हम उस चीज को करने लगते हैं ठीक से। तो जब तक जी सर। संतुष्टि ना मिले, मेहनत करते रहिए उस पर। ठीक है। जी सर। हाँ। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंटेशन बहुत लोगों की बहुत ज्यादा खराब है। जहाँ पर जैसा मन आया वैसा लिख दिया। 2-3 कॉपीज तो हम लोगों को मुझे ऐसी मिली हैं कि जैसे यहाँ पर ये पत्र वाला है कि अनुस्मारक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए। अब बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें कैसे करेंगे अटेम्प्ट? पहले आप अर्थ बताएंगे, उसके बाद प्रारूप बनाएंगे ना, है कि नहीं? यस ठीक। सर। लेकिन कुछ कॉपीज, एक नहीं 2-3 कॉपीज मुझको ऐसे मिली है जहां पर पहले प्रारूप बना दिया गया और प्रारूप बनाने के बाद उसका फिर अर्थ लिखा गया है। ऐसे कार्यालय आदेश और परिपत्र में पहले प्रारूप बना दिया है और फिर क्या लिखा गया है, फिर अंतर लिखा गया है। ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, ये बहुत खराब इंप्रेशन डालता है कि आपको प्रेजेंटेशन नहीं पता कि कैसे करनी है। सर एक चीज और पूछना था। बोलिए। आपने वो बताया था कि अनुस्मारक और उसमें जो है परिपत्र में अगर वो लिखता नहीं है, मतलब कि किस फॉर्म में लिखना है, तो आप जो है उसका सरकारी पत्र हाँ, का ही प्रारूप बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बनाइए। ठीक। बिल्कुल लेकिन सर। एक, सर मैंने कॉपी में बना दिया था तो हाँ, मैंने तीनों उसमें एक ही हो लिखा गया है। था। अब देखिए मैं आपको क्या बताऊं। देखिए देखिए, मैं बताऊं आपको। ठीक, जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये जानबूझ के 2013 वाला मैंने उठाया, नहीं 2017 का है शायद ये पेपर। उसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि अनुस्मारक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए और कार्यालय आदेश और परिपत्र का अंतर बताते हुए परिपत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करिए। जी सर। तो हुआ क्या है, अब यहाँ पर शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप भी आपको दिया हुआ है। तो अब जी हुआ सर। क्या है कि यहाँ पर तो शासकीय पत्र का प्रारूप बनाया ही गया। फिर जी हमको ये सर। पता है कि अनुस्मारक का भी अपना कोई प्रारूप नहीं होता है। अनुस्मारक को भी शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र और जो भी मूल पत्र है उसके प्रारूप में बनाया जा सकता है। ठीक। जी सर। तो अनुस्मारक में भी शासकीय पत्र बना दिया।
अब इसके जी बाद सर। जब परिपत्र आया, तो हमको पता है परिपत्र का भी अपना कोई नहीं, तो परिपत्र को भी शासकीय पत्र के प्रारूप में बना दिया। तो देखिए ऐसे जी कोई सर। दिक्कत नहीं है, बनाया जा सकता है, लेकिन आप सभी जगह एक ही लेटर को अगर चिपका के आएंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि यही एक ही आपको आता है, बाकी कुछ आता ही नहीं। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन जी होना। सर। जी सर। इसीलिए मैंने जिन लोगों ने ये काम किया उनकी कॉपी में लिख दिया है कि कोशिश करिए कि एक ही प्रारूप को फॉलो ना करिए। अनुस्मारक में अगर आपने बना दिया है शासकीय पत्र का प्रारूप और अगली बार परिपत्र में प्रारूप पूछा गया, तो कोशिश करिए कि किसी दूसरे पत्र के प्रारूप में उसको बनाए, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये गलत नहीं है, लेकिन हमको सर मुझे वही आपकी बात याद आ गई, तो मैंने उसको बना दिया, नहीं तो और दूसरा भी बन सकता था। हाँ, बहुत से लोगों ने लेकिन यही कर दिया है, यही फॉलो कर दिया है। तो देखिए इन सब चीजों को ध्यान रखना है। जी ठीक है, सर। वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बनाएंगे तो इंप्रेशन एक गलत पड़ता है, तो थोड़ा सा एग्जामिनर को दिखाना भी पड़ेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हमको आता भी है। तो जी ये सर। चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज और मुझे यहाँ पर देखने को मिली कि जैसे यहाँ पर अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखने हैं, तो तरीका बेसिकली क्या होता है कि जो चीज पूछी गई है उसको हमेशा इस तरफ लिखा जाता है। ठीक, जैसे परमिट आपने कॉपी में लिखा परमिट, और परमिट के बाद यहाँ पर लिखा आपका हिंदी रूप अनुज्ञा पत्र, ऐसे लिख दिया आपने। ठीक, जैसे यहाँ पर परियोजना पूछा गया तो पूछा गया जो शब्द दिया गया है वो ये है, और इसका जो पूछा गया है वो क्या होगा, प्रोजेक्ट, वो इधर लिख दिया। ठीक, तो ये सही तरीका है। लेकिन 2 कॉपीज 3 कॉपीज ऐसे मिली जहां पर हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से डिवाइड किया गया कि इंग्लिश इधर लिखेंगे हिंदी इधर लिखेंगे, वहां पर भी यही फॉलो किया गया और यहाँ पर भी यही फॉलो किया गया। हमेशा जो चीज पूछी गई उसको आप किधर लिखेंगे, मूल शब्द के दाईं तरफ। ठीक है, सर हाँ जी। जो पूछा गया है उसको लिखना होता है या फिर वन डाल के उसका जो भी नहीं नहीं हिंदी में नहीं, फिर उसको आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपके लिए बेटर यही है कि आप जो पूछा गया है वो शब्द लिखें और उसका हिंदी अर्थ जो है वो बगल में डैश करके लिखें। ठीक है, हाँ। चलिए अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सर ऐसे बोलिए, एरो बना के लिख दें, बॉक्स अगर ना बनाए तो। आप ऐसे करके लिख सकते हैं। जी ठीक, सर। जैसे आपने लिखा कि यहाँ पर आ, क्या था, जैसे यहाँ पर आपका है ड्यू डेट, तो आपने लिखा ड्यू डेट। प्रेफर करें कि कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश का लिखें, और यहाँ पर या तो डैश लगा दें या इस तरीके का बिंदु लगा दें और लिख दें क्या, नियत तिथि, ऐसे ये बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग पहले वाले पॉइंट पर, कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, हम लोग देखते हैं कि कैसे पेपर में सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है गद्यावतरण हमारे सामने कि तीसरी दुनिया के देश। अब पहली चीज तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि तीसरी दुनिया के देश हैं कौन से। तीसरी दुनिया के देश किसे बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जो विकासशील देश होते हैं। बिल्कुल सही अतुल जी, जो विकासशील देश हैं या जो अविकसित देश हैं, यानी कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा केवल 2-3 कॉपीज ही ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल सटीक व्याख्या की गई है, अदरवाइज व्याख्या बहुत दाएं बाएं है। ठीक, तो यहां पर कह रहे हैं कि तीसरी दुनिया के देशों में अधिकांश नियोजन और विकास, यानी कि जो प्लानिंग और जो डेवलपमेंट है उसमें या तो कोई परिप्रेक्ष्य अनुपस्थित होता है या फिर उसे विकसित करने की जो कोशिश होती है उसमें कोई गहराई नहीं होती। यानी कि एक तो वैसे ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वहां पर जो भी उनका एक एक प्रोसेस चल रहा है वहां के डेवलपमेंट का, यहाँ पर जो प्लानिंग वगैरह का जो भी चल रहा है उसमें वो कोई विजन, पहली बात तो नहीं है वहां पर, या उस अगर कोई विजन है तो उस विजन को बेहतर करने की, उसको डेवलप करने की कोशिश जो होती है वो बिल्कुल उथली होती है, कोई ज्यादा उसमें, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वहां पर इतना कहा जा रहा है कि वो लोग बहुत ज्यादा जोर नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो दीर्घकालिक दृष्टियां उपलब्ध हैं वो प्रायः आदर्शों से आक्रांत रहती हैं या निषेधात्मक रहती हैं। यहाँ पर आक्रांत शब्द का जो मतलब यहाँ पर निकल रहा है, आक्रांत शब्द का एक मतलब होता है जिस पर आक्रमण हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो आक्रांत शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बेसिकली इस्तेमाल हुआ है भयभीत से।
भयभीत के लिए। उनके पास अपने प्लानिंग के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, ये कहा जा रहा है। जैसे हमारे देश में क्या है, विजन 2047 चल रहा है ना, 2047, 2025 में ही हम टारगेट लेके बैठे कि 2047 में हम यहाँ पर पहुंचेंगे, ये हमारा टारगेट है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जनरली वैसे तो कोई लॉन्ग टर्म विजन इनका होता ही नहीं है, और अगर कोई लॉन्ग टर्म विजन है तो वो आइडियल्स से, जो आदर्श हैं, उनसे भयभीत होता है। यानी कि इनका विजन जो है, ये एक वहां पर एक आदर्श जो बना हुआ है, जो बना बनाया ढर्रा अगर हम कहें उसको तो ज्यादा बेहतर होगा, जो चला आ रहा तरीका है, जो चला आ रहा ढर्रा है, उसी पर चलता रहता है। उससे बाहर निकलने की कोशिश यहाँ पर वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। या अगर कोई लॉन्ग टर्म विजन है भी तो वो निषेधात्मक होता है, यानी कि वहां पर कोई नई चीज अडॉप्ट करने या इस तरीके की कोई भी वहां पर उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। तो पहली बात तो बात आ गई कि कोई लॉन्ग टर्म विजन वहां पर नहीं है, और अगर है तो या तो वो आदर्श जो वहां पर है, जो उनका ढर्रा बना बनाया चला आ रहा है, उसी को फॉलो करता चला जाएगा, और नई सोच से वो दूर भागते हैं, नई चीज को अपनाने में वो आगे नहीं बढ़ते। सर इसमें एक डाउट हो रहा है कि हाँ जो कह रहा है इसमें कि दीर्घकालिक दृष्टियां उपलब्ध है वो प्राय आदर्शों से आक्रांत है। हाँ, मतलब ये आदर्श तो पॉजिटिव चीज हुई ना। पॉजिटिव इनका मतलब क्या है, जो वहां पर बनी बनाई चीज उनकी चली आ रही है, उसको जो यहाँ वहां पर के बेसिकली जो वहां आदर्श के बोला। आदर्श होंगे ना, हाँ, जो वहां के वहां आदर्श। वहां वहां पर उनका एक जो चला आ रहा है आइडियल, तो उससे वो आक्रांत और निषेधात्मक के मतलब उसके ऑपोजिट हैं। उससे आक्रांत है, मतलब उससे भयभीत है, उसको छोड़ना नहीं चाहते, अच्छा ये कोई कहना नई है। चीज अपनाना नहीं चाहते। तो छोड़ना नहीं चाहते, नई चीज अपनाना नहीं चाहते, तो वो निषेधात्मक भी हो गया, है ना। निषेधात्मक का मतलब क्या निषेधात्मक हो गया, जहां पर जिस मनाही नेगेटिविटी। हो, जिस चीज की मनाही हो। हाँ, निषेधात्मक मतलब नकारात्मकता वाला भाव, ठीक है। तो वो नई चीज को अपनाना भी नहीं चाहते, उन्हीं बने बनाए ढर्रे पर, अपने पुराने आदर्शों पर चलते चले आ रहे हैं, ये इसका मतलब है। तो क्लियर। फिर ये क्यों सर उसमें कह रहे हैं कि जो दृष्टियां उपलब्ध हैं, मतलब कि वो उनको देख पा रहे हैं ना, जो मैं दीर्घकालिक। मैं 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 वही बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात पहली। यहाँ पर मैंने एक बात बोली कि या तो लॉन्ग टर्म विजन है नहीं, ठीक। दूसरी चीज है कि अगर लॉन्ग टर्म विजन है भी, तो उस लॉन्ग टर्म विजन में भी वो अपने उन्हीं पुराने तौर तरीकों को फॉलो कर रहे हैं, नई चीज नहीं अपना रहे हैं। समझ में आई आपको ये बात, हाँ हाँ समझ गए। ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर क्या आगे कह रहा है, इसी के सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि सामान्य से सामान्य सूचना को भी बड़े तामझाम के साथ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आंकड़ों को ठीक से जुटाने, उन्हें व्यवस्थित करने के पीछे प्रायः गंभीर दृष्टि का अभाव होता है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इस लाइन में कोई आपको कंफ्यूजन होगा, ये तो सिंपल सी है ना, ठीक। हाँ क्योंकि हमको प्लानिंग करनी है, हमको डेवलपमेंट करना है, तो हमको आंकड़े चाहिए, डेटा चाहिए, चीजें चाहिए। फिर लिखा है विकास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिस्थितियों का सही विश्लेषण, प्रतिवेदन या तो उपलब्ध नहीं होता है या फिर वह अधूरा होता है। यानी कि वो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर डेवलपमेंट किया जाना है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी जो चीजें हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी नहीं होती है, ना ही उससे संबंधित कोई रिपोर्टिंग उनके पास अवेलेबल होती है, क्योंकि वो उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। या अगर ऐसी कोई एनालिसिस अवेलेबल है, कोई रिपोर्टिंग वहां पर अवेलेबल है, तो वो भी कैसी, आधी अधूरी ही है, ठीक है। नीतिगत विकल्पों, यानी कि जो पॉलिसी से रिलेटेड उनके पास जो ऑप्शंस हैं, उनकी संभावनाओं को हानि लाभ के रूप में स्पष्टता विश्लेषित नहीं किया जाता। यानी कि पॉलिसी के रूप में उनके पास जो भी ऑप्शंस कि भाई ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। जनरली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है, ठीक, कोई हम पॉलिसी बना रहे हैं, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि भाई इससे क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। ये पॉलिसी हमें लॉन्ग टर्म में किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, या ये पॉलिसी हमें किस तरीके से लॉन्ग टर्म में एडवर्सली इम्पैक्ट इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसी के बाद तो हम पॉलिसी को एनालाइज करके उसको लागू और आगे करने का काम करते हैं ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उनसे रिलेटेड जो आने वाले समय में उनसे जो हानियां हो सकती हैं या उनसे लाभ हो सकते हैं, उनको भी ठीक तरीके से एनालाइज नहीं किया जाता, ठीक।
इसके साथ ही साथ उनसे आने वाले जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं उनको भी इवेलुएट नहीं किया जाता, उनको भी उनका भी आकलन नहीं किया जाता, और केवल विविध प्रतिक्रियाओं और बाधाओं पर ही ध्यान दिया जाता है। यानी कि पॉलिसी को लागू करने में क्या रुकावटें आ रही हैं, पॉलिसी के लिए क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, इन पर ध्यान दिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे देश की सरकार ने एक पॉलिसी को प्रपोज किया। सरकार ने उस पॉलिसी को प्रपोज करते समय ये नहीं देखा कि उस पॉलिसी को लागू करने से किस 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 तरीके से लोगों को फायदा होगा या किस तरीके से लोगों को नुकसान होगा। उसके दिमाग में आया कि भाई हमको ये पॉलिसी लागू करनी है, उसने बिना ये सोचे कि ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगी कि नुकसानदायक होगी, कितनी फायदेमंद होगी, कितनी नुकसानदायक होगी, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये नहीं सोचा, और केवल अपनी पूरी एनर्जी इस काम में लगा दी कि भाई जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका इस पर क्या रिएक्शन होगा, उसको कैसे काउंटर किया जाए, ठीक है, और इसको किस तरीके से ये न के न प्रकारेण क्या करवा लिया जाए, लागू करवा लिया जाए, और लागू करने में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर पूरा ध्यान लगाया। ना कि इस बात पर ध्यान लगाया कि इस पॉलिसी को किस तरीके से लोगों के फायदेमंद बनाया जाए या इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, इसको भी एनालाइज नहीं किया। ये बात आपको क्लियर हुई ये लाइन की, ये क्या कहना चाह रही है? हाँ सर। जी सर। है ना, यही तो है बात। ठीक, जी सर। ठीक, ये एग्जाम का पैसेज है 2017 के एग्जाम का। ठीक, विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग थलग रूप में ही समझने का प्रयास हुआ है। अब बेसिकली क्या है, अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, ये एक एक ओवरऑल प्रोसेस है। हमको सभी क्षेत्रों में बराबर विकास करना चाहिए। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे तो हम दूसरे क्षेत्र में क्या करेंगे, पिछड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हम एक क्षेत्र में तो विकास कर रहे हैं लेकिन दूसरे क्षेत्र पर हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन इन देशों में क्या होता है, इन देशों में जो विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा से संबंधित विकास, अर्थव्यवस्था से संबंधित विकास, और भी जो दूसरे क्षेत्र विकास से संबंधित हैं, उनको एक एक चश्मे से नहीं देखा जाता, उनको अलग अलग देखा जाता है। इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो बायस्ड हो जाता है या कभी कभी स्क्यूड हो जाता है। यानी कि एक क्षेत्र में तो विकास हो रहा है लेकिन दूसरा क्षेत्र उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो जो इम्पैक्ट विकास का आना चाहिए वो हमको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग थलग रूप में ही समझने का प्रयास हुआ है, और उनके पारस्परिक संबंधों को देखिए। जो सिस्टम है वो सिस्टम में सभी चीजें एक दूसरे से कैसी हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर हम आर्थिक विकास करते हैं और आर्थिक विकास को करने के लिए कहीं पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या ऐसा ही कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि भाई इस पर काम करने के लिए प्रॉपर कौशल वाले लोग वहां पर हों। यानी कि हमको स्किल के क्षेत्र में भी विकास करना होगा। ठीक है, हमको ये देखना होगा कि इसकी वजह से कहीं उस इलाके की जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, उस पर प्रभाव ना पड़े। यानी कि हमको पारिस्थितिकी और एनवायरनमेंट को भी ध्यान में देना होगा। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये दो सब क्षेत्र कैसे हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर इन देशों में, जो ये तीसरे देश की तीसरी दुनिया के देश हैं, इनमें इनको अलग थलग रूप में समझने के प्रयास ये लोग करते हैं, और इनके म्यूचुअल जो एक इनके संबंध हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं किया गया है, जिससे कि ये भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट की पिक्चर वहां पर डेवलप हो पाए। समझ गए? ठीक है ना, ये बात जी क्लियर? सर। जी। लास्ट लाइन, यहां पर लास्ट लाइन हमसे ये कह रही है कि विभिन्न अकादमिक अनुशासन इन प्रयत्नों को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं और इसके कारण परिस्थिति का एक समग्र और सर्वांगी चित्र नहीं उभरता। यहाँ पर एक बड़ी चीज यहाँ पर आई हमारे सामने कि ये जो परिस्थिति शब्द है, इसको कुछ लोगों ने इकोलॉजी समझ लिया है, एनवायरमेंट से रिलेटेड समझ लिया, और इस पूरी लाइन को पर्यावरण से संबंधित व्याख्या में ही डाल दिया है। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति का मतलब क्या है, यहाँ पर परिस्थिति का मतलब सिचुएशन है। सिचुएशन। ठीक है, क्लियर? वो पारिस्थितिकी होता है, ये परिस्थिति है। अकादमिक अनुशासन बेसिकली क्या होते हैं, तो हम इसको थिंक टैंक बोल सकते हैं, है ना।
स्कॉलर्स रिसर्च जो। हाँ, जैसे कोई यूनिवर्सिटीज हो गई, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ठीक है, जैसे हमारा नीति आयोग है, तो वो सारे जो इन सब पॉलिसीज प्लानिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो अब हम लोग अपने यहाँ भी देखें तो हमारे देश में भी डाइवर्सिफिकेशन है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो साइंस से संबंधित कामों में लगा हुआ है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित कामों में लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो देश है इसमें एक ताना बाना बना हुआ और सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन ये पैराग्राफ हमसे कह रहा है कि ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं, इनमें ऐसे जो थिंक टैंक्स हैं, जो ऐसे अकादमिक अनुशासन वाली संस्थाएं हैं, ये भी उतना यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही हैं और विकास से संबंधित जो प्रयास हैं इनको अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। जिसकी वजह से जो सिचुएशन है उसका एक ओवरऑल जो जो पिक्चर है वो उभर कर सामने नहीं आ पाती। और ये पूरा जो पैराग्राफ है ये इस कारण को बता रहा है कि तीसरी दुनिया के देश जो है वो अपने विकास में क्यों पीछे हैं, उसके कारणों का विश्लेषण यहाँ पर किया गया है बेसिकली। समन्वय की कमी सर, इस तरह से। हाँ, तो इसमें जो हमको टाइटल देना होगा उसमें हमको दिखाना होगा कि ये जो पैसेज है ये तीसरी दुनिया के देशों के सामने जो विकास में वो पिछड़ रहे हैं उसमें जो समस्या आ रही उससे संबंधित है, और हमारा जो टाइटल है वो इसी को रिफ्लेक्ट करे। अब इसमें हम सीधे लिख सकते हैं कि टाइटल क्या हो। टाइटल ये हो सकता है कि तीसरी दुनिया के विकास की समस्याएं, तीसरी दुनिया के विकास का संकट। अब तीसरी दुनिया जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विकासशील देशों को। तो हम तीसरी दुनिया के देशों की जगह पर विकासशील देश कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे टाइटल्स बन सकते हैं जो हम लोगों ने वहां पर देखे। तब इसको लिखना कैसे है, देखिए टाइटल लिखने का तरीका बेसिकली क्या होता है। अब जैसे आपको तो क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर लाइन मान लीजिए खींची हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है, वैसे तो छपा हुआ मिलेगा, उत्तर पहले का, ठीक। क्या लिखेंगे, दो पेन रखेंगे, एक ब्लैक और एक ब्लू। गद्यांश का उचित शीर्षक है, ठीक। शीर्षक जब भी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए हम अंदर लिखेंगे उसको। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे एक चीज तो हमको ये भी इसमें दिखाई पड़ रही है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अलग अलग सोचों में, अलग अलग बॉडीज में नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तीसरी दुनिया का विकास संकट। या इसका और क्या बन सकता है, असमन्वित विकास की समस्या, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दूरदृष्टि का अभाव है, तो दूरदृष्टि के बिना विकास, या विकास में दूरदृष्टि की आवश्यकता, ऐसे बन सकते सर हैं। बाकी मैंने कॉपीज में आपके लिख दिए हैं कि क्या क्या यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक। सर मैंने लिखा था अनियोजित विकास हो सकता है सर। अनियोजित विकास, अभी मैंने अन, आपकी कॉपी देखी नहीं है अच्छा सर। दीपक जी, आपकी बची हुई है। अनियोजित विकास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम्स बताई जा रही वो बताई जा रही कि एक तो लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, तो दूरदृष्टि नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है। तो अनियोजित विकास भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आप उसमें जो जो कोऑर्डिनेशन नहीं है या जो दूरदृष्टि नहीं है ऐसे टर्म इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा बेटर बन जाएगा, ठीक है। अनियोजित विकास भी गलत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सर ये जो ध्यान, आपने हाँ बोलिए। ब्लैक पेन से लिखा है उत्तर एक क, हाँ तो सर ये जो लाइन लगी रही होगी जो पेपर हमको मिलेगा उसके लेफ्ट साइड में लिखना है कि ये
लाइन के राइट साइड में लिखना है? देखिए, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन नंबर पड़ा होगा, वो हाँ। ऑलरेडी आपको छपा हुआ मिलेगा, आपको कुछ नहीं लिखना है उसमें। हाँ, व्याख्या वाले पोर्शन में आपको लिखना पड़ेगा, तो अभी हम लोग व्याख्या में आएंगे तो हम लोग उसको देखते हैं कैसे लिखना है। ये आपको छपा हुआ मिलेगा कॉपी में। ये उत्तर एक जो लिखा है सर आपने ब्लैक पेन से, इसको हाँ कहना है? हाँ, मैं इस यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हाँ। हूँ कि ये कॉपी में आपको छपा मिलेगा पहले से। अच्छा ठीक है, और लाइन लगी रहेगी ना ऐसे करके यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे लिखना है। तो अब से आप लोग, जो लोग नहीं लिख रहे हैं ऐसे, वो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से ही आंसर करेंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर आपको छपा हुआ ही मिलेगा, कॉपी में ही छपा हुआ मिलेगा, सारांश वाला। उपयुक्त प्रस्तुत अवतरण का सारांश लिखिए, ये आपको छपा हुआ मिलेगा कॉपी में, पूरा आपको एक्चुअली छपा हुआ मिलेगा। तो जब सारांश लिखेंगे तो सारांश आप लोगों ने लिखा है, लगभग सारांश जो है वो सही है, थोड़ा बहुत सारांश से भटकाव है, लेकिन वो धीमे धीमे ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा भटकाव जो मुझे देखने को मिला है वो व्याख्या में देखने को मिला है, ठीक। तो सारांश आपको छपा हुआ मिलेगा कि यहाँ पर सारांश लिखना है आपको, फिर हम लोग यहाँ पर सारांश लिखेंगे। अब सारांश इसका क्या बन सकता है, ठीक। तो सारांश यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देखिए सारांश में आपको ये नहीं लिखना है कि लेखक या कहना चाहता है, ठीक है, उसको आप सीधे यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। व्याख्या में लिखना है कि लेखक या कहना चाहता है, ठीक है। सारांश में आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि इस पंक्ति के माध्यम से या इस गद्यावतरण के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, सीधे से आप केवल शुरू कर सकते हैं। तो अगला हमारे पास यहाँ पर है खा। अब क्योंकि हमारे पास कॉपी वो नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सारांश। और इसके बाद सारांश को अगर हम लोग देखें तो ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमारे पास ये जो पैरा है, ये पैरा लगभग आपका 185 शब्दों के आसपास का है, ठीक है, अंदाजन 185 शब्दों के आसपास का होगा। तो 185 का 1/3 अगर हम लोग करें तो लगभग 60-65 शब्दों के आसपास आएगा। तो आप ये कोशिश करें कि आपका जो सारांश है वो 60-65 शब्दों तक सीमित हो जाए। अब इसको कैसे सीमित करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको जब एग्जाम में कॉपी मिलेगी तो कॉपी के सबसे पीछे जो पन्ने होते हैं वो आपके रफ वर्क के लिए होते हैं। तो वहां पर आप जाके सारांश एक लिख लीजिए अपने हिसाब से, और उस सारांश को लिखने के बाद उसके आप गिनिए कि कितने शब्द हैं उसमें, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि सारांश के जो शब्द हैं वो आपकी जो लिमिट है उस लिमिट के आसपास हैं, तो ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये 60-65-70 तक मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन आपने लिख दिया 90 शब्द, आपने लिख दिए 80 शब्द, तो अब देखिए कि उससे हम ये जो एडिशनल शब्द हैं इनको कैसे हटा सकते हैं। उन शब्दों को हटाने के लिए आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अनावश्यक लाइन लग रही है उसको आप हटा सकते हैं, या जो मिश्रित वाक्य हैं वो मिश्रित वाक्य बना सकते हैं, एक से ज्यादा लाइनों को जोड़कर। समझ गए इस बात को, ठीक है। सर एक चीज ये पूछनी थी कि सारांश लिखने के बाद क्या नीचे शब्द लिखेंगे हम, कितने नहीं शब्दों नहीं, में? जब हम संक्षेपण लिखते हैं तब हमको शब्द लिखने कंपलसरी होते हैं, सारांश में हमको शब्द गिनकर नहीं लिखने हैं, ठीक है, ठीक क्लियर। है। पीसीएस में जब संक्षेपण करेंगे तब वहां पर हम शब्द गिनकर लिखते हैं, सारांश में हम शब्द गिनकर नहीं लिखते, ठीक। और यहाँ सर पर जब ये बना लेते हैं ना तो फिर जब फेयर करते हैं तो उसको बार बार पलटने का मन करता है, देखने का। हाँ, तो देखिए देखिए, मैं आपको बताऊं, 2.5 घंटे का समय मोर देन सफिशियंट होता है। आप जब फ्लो में आ जाएंगे तो आप आसानी से, आपको इतना समय मिलता है कि आप उसको पलट के देख के लिखें। और मैं तो कहूंगा कि पलट के जो आपने लिखा है रफ में ना, उसको देख के ही लिखें, इससे गलती ना हो, सर निबंध ठीक। में यही भी हो रहा है, अगर फ्रेमिंग कर दे रहे हैं तो फिर बार बार उसी को देखने का मन कर रहा है, अपना दिमाग चलता ही नहीं है। हाँ नहीं, तो ये ठीक है ना कि आपने अगर फ्रेमिंग करी, आप उसको बार बार देख रहे हैं, तो आप एक उस स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जाएंगे, जी सर। ठीक है, ठीक। तो अभी जो सर भी गद्यांश ज्यादा समय ले रहा है सर इस समय। जी गद्यांश सर, सब, समय बहुत ले रहा है। हाँ गद्यांश समय लेगा, लेकिन गद्यांश समय लेगा, आप उसमें समय देंगे तो गद्यांश धीमे धीमे आपके अंडर में आ जाएगा, फिर वो कम समय लेगा। जी समझने सर। में समय ज्यादा वेस्ट होता है, वेस्ट क्या होता है, समझने में समय ज्यादा लगता है चीजों को। लेकिन एक 1 घंटे मैंने लग मैं जाते हैं, मतलब
प्रैक्टिस में तो लगता है कि यार वेस्ट कर रहे हैं, इसको बंद ही कर देते हैं। ना ना, ये तो गलत बात है ना। ठीक है, जी 21 सर, नंबर है भाई। घबराहट होने लगती है, ज्यादा समय लगता है ऐसे करने। 2-3 दिन से कर रहे हैं सर, ऐसे ही हो रहा है। कोई बात नहीं, करते रहिए, मन को समझाइए भैया एग्जाम पास करना है, अभी समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन आगे चल के वो समय कम लगने लगेगा, लेकिन अगर अभी छोड़ देंगे तो एग्जाम में क्या करेंगे फिर? जी सर। हाँ, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है कि आर्मी में भर्ती के लिए जब लोग जाते हैं, उसके लिए सालों पहले से वो दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ लोग नहीं दौड़ पाते, सांस फूल जाती, लेकिन धीमे धीमे जब वो प्रैक्टिस में आते हैं तो वो इस लायक हो जाते हैं कि आसानी से उस दौड़ को क्या कर लें, पूरी कर लें। तो अगर हम आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा तो हम ही को भुगतना पड़ेगा ना। तो अगर आज आपको 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो उसको दीजिए, लेकिन देंगे तभी ये समय आगे जाके कम होगा। अगर हम अभी से उसको उकता जाएंगे तो वो समय फिर उतना ही बना रहेगा जितना आज लग रहा है, और ना ही वो क्वालिटी डेवलप हो पाएगी आपके अंदर। जी सर। ठीक है, तो सर, भागिए मत। बोलिए। एक जी आइडियल सर। टाइम कितना होता है, मतलब कितना देना चाहिए इसको, जो सारांश वाला पोर्शन है? अभी आपको जितना जितना दे पा रहे हो उतना दीजिए, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस मोड में है ना, अभी इसको समय से ना बांधिए। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करिए, जब लिखना सीख जाए तब फिर समय की बात हम लोग करेंगे उजाला जी। ठीक है। फिर हाँ। और सर ऐसे में हम्म। कितने पेज दिए जाएंगे एक ऐसे के लिए? अभी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ऐसे की भी बात करेंगे, पहले हम लोग इसको कर लें, ठीक है। हाँ बात ठीक है। करते हैं ऐसे के भी, हाँ। अब यहाँ पर सारांश अगर हम लोग देखें तो सारांश मैं लिख देता हूँ, सारांश। मैंने इस बार कई सारी कॉपीज में सारांश नहीं लिख के दिया है, तो देखिएगा, बताएगा कि सारांश जो है वो इस पैसेज को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप चाहें तो नोट करते जाएं साथ में, इसको मॉडल कॉपी समझ लीजिए। तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया की जगह विकासशील देश भी लिख सकते हैं हम लोग। तीसरी दुनिया के देशों में विकास। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, संडे को जो टेस्ट होगा इस बार वो ऐसे का होगा, ठीक है। और आपको 3 ऐसे लिखने होंगे, क्लियर। और उन 3 ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपका पढ़ा सारे पढ़े ही ऐसे आए। ठीक है, तैयार है ना इस बात पे? जी सर, कोशिश हाँ, करेंगे सर। मैं बिना पढ़ा भी दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बस एग्जाम में सर। आपके पास सर, ऐसा भी है कि आपको। ऑप्शन ऑप्शन कितने रहेंगे 3 के लिए? 9? हाँ, ऑप्शन जरूरी, ऑप्शन रहेंगे आपके पास, अब 9 रहे 6 रहे उसमें से आप लिखिए। जी। ठीक है। ठीक। हाँ, ऑप्शन रहेंगे, लेकिन तीसरी दुनिया की, माइक प्लीज ऑफ कर लें। तीसरी दुनिया के देशों में विकास और नियोजन प्रायः दृष्टिहीनता से ग्रस्त है। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य या तो सतही है या आदर्शवाद से बोझिल। ठीक है। आंकड़ों का संकलन गहराई रहित और विश्लेषण अधूरा रहता है। नीतिगत निर्णयों में हानि लाभ।
और दीर्घ परिणामों का विवेचन नहीं किया जाता। परिणामतः विकास के विविध क्षेत्र असंबद्ध रहकर समग्र दृष्टि से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसके अलावा एक और तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि हम लिख सकते हैं इसको कि तीसरी दुनिया के विकास नियोजन में गहन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी है। आंकड़ों को जुटाने में गंभीर दृष्टि का अभाव है, जिससे परिस्थितियों का सही विश्लेषण नहीं हो पाता। नीतिगत विकल्प अस्पष्ट रहते हैं और विकास के क्षेत्रों को अलग थलग समझने के कारण समग्र चित्र उभर नहीं पाता। विभिन्न विषयों का खिंचाव पारस्परिक संबंधों को परिभाषित नहीं होने देता। तो दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसको जस्टिफाई कर रहा है सारांश। जी सर। सर ये आदर्शवाद से बोझिल जो लिखा है, हाँ जी, तो ये मतलब क्या कहनी चाहिए, ये लाइन क्या सर कहनी चाहती मतलब है? जो यथार्थता होती है, यथार्थ शब्द यूज कर सकते हैं, यथार्थता नहीं होती मतलब जो धरातल पर खड़े नहीं उतरते, इस तरह से कह सकते हैं। वो देखिए चीज के आदर्श, हाँ, आदर्शवाद का मतलब यहाँ पर इस पैरा में मैंने भी कुछ देर पहले समझाया था। और बोझिल का मतलब होता है जो उससे उसके बोझ तले दबा हो। मतलब मतलब आदर्शवाद की बातें की जाती हैं जिस तरह देखा जाए तो। आदर्शवाद की बातों का मतलब यहाँ पर ये होगा कि ये जो उनका बना बनाया एक ढर्रा चला आ रहा है, जिस तरीके से वो अभी तक काम करते आए थे, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, उसी के बोझ तले दबे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्हीं पुराने घिसे पिटे तरीकों को विकास के ये फॉलो कर रहे हैं, जो भी उनका चला आ रहा था। नई चीजों, नए तरीकों को अपनाने से दूर हैं ये लोग। जी। नवाचार। हाँ, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। क्लियर नीरज? यहाँ रूढ़िवाद की तरह लगभग है इसका हाँ, प्रयोग। बिल्कुल बिल्कुल रूढ़िवाद की तरह इसका प्रयोग है। हम्म। ठीक, क्लियर। तो ये इस तरीके से लिखना है। अब व्याख्या कैसे लिखनी है वो तो हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग व्याख्या समझ लेते हैं कि व्याख्या क्या होगी। ठीक, अब व्याख्या में अगर देखें तो व्याख्या में आपको केवल लिखा हुआ क्या मिलेगा एग्जाम में? व्याख्या में मान लीजिए कि ये आपकी लाइन है, और इस तरीके से लाइन वहां पर खिंची होगी और वहां पर लिखा होगा। अब एग्जाम में आपको अंदर भी नंबरिंग डाल के दी जा सकती है या बाहर भी, कॉपी में दोनों तरफ कहीं भी डाल के दी जा सकती है। तो वहां पर लिखा होगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है गा, यह लगता है गा आपको अंदर, तो वो उनका है, वो एग्जामिनर ने छाप के दे दिया, तो हमको उससे मतलब नहीं। फिर लिखा होगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण के रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, छपा होगा, और उसके बाद आपको व्याख्या करनी होगी। लेकिन हमारे पास व्याख्या करने के लिए रेखांकित अंश कितने हैं? 3 हैं, तीन। और तीनों की हमको अलग अलग व्याख्या करनी है। तो नहीं, हमको यहाँ पर अब नंबरिंग करनी होगी, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पर नंबरिंग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बाहर लिखें या अंदर लिखें, ये आपकी इच्छा पर है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप ये प्रेफर करिए कि आप लाइन के अंदर ही नंबरिंग करें। ठीक है, तो हमारे पास ब्लैक पेन से हम लोग यहाँ पर पहला डाल देंगे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग उस पूरा जो रेखांकित अंश है उसको शॉर्ट में लिख देंगे, दिखाने के लिए कौन सा वाला हम लोग कर रहे हैं। तो पहला है
जो दीर्घकालिक, कुछ लोगों ने जो दीर्घकालिक लिखकर यहीं पर लिख दिया है होती है, इसको बिल्कुल अंत तक लेके जाएंगे यहां तक। गुलाब है क्या? ठीक है, बिल्कुल अंत तक लेके जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको रिक्त स्थान सूचक जो चिन्ह है उससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, रिक्त स्थान सूचक चिन्ह मैंने बताया था कि इस तरीके से डॉट बनाना है, डैश 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 नहीं बनाना है, लेकिन लेटर में भी अभी कुछ लोग बना रहे हैं। इसके बाद ब्लैक पेन से ही लिखेंगे यहाँ पर ससंदर्भ व्याख्या। चाहे तो इसके सामने से ही शुरू कर दें या इसके नीचे से शुरू करें, वो आपकी श्रद्धा पर, लेकिन क्योंकि हमारे पास कम होती हैं जगह है तो इसलिए हम जगह का नुकसान न करके सीधे यहीं से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन एक बार देख लीजिए, क्या लाइन है कि जो दीर्घकालिक दृष्टियां उपलब्ध हैं वे प्रायः आदर्शों से आक्रांत रहती हैं। ठीक है, आदर्शों से आक्रांत रहती हैं या निषेधात्मक होती हैं। हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, आपको समझ में आ गया था ना कि इसका मतलब क्या कहना चाहता है लेखक। हाँ सर। ठीक है, अब जी इसको सर। हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक, व्याख्या हम लोग करें तो यहाँ पर जो शुरुआत में हम लोग जोड़ते हैं वो जोड़ लें कि प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत रेखांकित अंश या प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में लेखक कहना चाहता है कि। ठीक, तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहना चाहता है कि। इसको ऐसे लिखें, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। एक सेकंड बस, मैं थोड़ा चेंज कर दूं इसको। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति कथन भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कथन में लेखक ने तीसरी दुनिया के देशों की योजनागत दृष्टि की कमजोरी को उजागर किया है। ठीक है, यहां दीर्घकालिक नीतियां या तो अव्यवहारिक आदर्शवाद में फंसी होती हैं या नकारात्मक सोच से ग्रस्त रहती हैं। ठीक है, परिणामतः या परिणाम स्वरूप वे यथार्थपरक दिशा नहीं दे पाती। ठीक, चाहे तो इतना ही रखें या चाहे तो एक लाइन और जोड़ दें यहां पर, छोटी सी लाइन।
लेखक का मत है कि विकास के लिए ऐसी दृष्टि चाहिए जो आदर्श व नवाचार का संतुलन बनाकर ठोस समाधान प्रस्तुत करें। ये ऑप्शन है कि लेखक का मनोभाव क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने लिख दिया। आप चाहें तो यहां तक भी लिख सकते हैं, या अगर जगह हो तो इतना और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर व्याख्या लिखनी है। व्याख्या लिखने के बाद हम लोगों ने कहा था कि इसमें एडिशन हम लोग कर सकते हैं शब्दार्थ का। तो इस वाले जो है, इसमें हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनको हम शब्दार्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दीर्घकालिक है ना। दीर्घकालिक को हम शब्दार्थ में डाल सकते हैं जो बहुत लंबे समय तक बना रहे या बना रहने वाला हो, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक बोलते हैं। आक्रांत का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर जब हम शब्दार्थ लिखेंगे तो हम शब्दार्थ में वो भाव डालेंगे जिस भाव में वो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब जैसे आक्रांत तो वैसे होता है जिस पर आक्रमण किया गया हो, लेकिन यहाँ पर आक्रांत शब्द का इस्तेमाल बेसिकली कि आदर्शों से भयभीत रहते हैं, उनसे दूर नहीं जा सकते, उनको छोड़ने से डरते हैं, इस संदर्भ में किया गया है। तो आक्रांत का जो यहाँ पर भय वाला अर्थ है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आक्रांत का मतलब यहाँ पर क्या है? भयभीत या डरा हुआ। वैसे ही एक और शब्द का हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर निषेधात्मक। निषेधात्मक का मतलब जिसमें नकारात्मक भाव हो, जो निषेध या मनाही के रूप में हो, उसको क्या बोला जाता है? निषेधात्मक बोला जाता है। क्लियर? ठीक, अगर आपके मन में कोई कथन किसी का इसके संबंध में आ रहा है तो वो कथन आप डाल सकते हैं टिप्पणी के रूप में। ठीक, लेकिन ये दोनों चीजें कैसी हैं? ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं। क्लियर? कोई डाउट? सर ये पूछना था कि जो आपने आखिरी लाइन लिखाई थी ये वाली, हाँ इसमें लेखक का मत पूछा गया, आपने बताया है, हाँ ये लाइन इसके अंतर्निहित है, हाँ एक्सप्लिसिटली लाइंस में मेंशन नहीं है। हाँ। तो क्या ये लिखना अच्छा रहता है कि आप जो एग्जामिनर है वो आपकी सोच को समझ पाए कि भाई आप। देखिए, हाँ देखिए, मैंने बताया कि आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसी चीज को लिख देंगे तो ये बेसिकली ये बताता है कि आपने लेखक के मंतव्य को पकड़ लिया है, ये इस चीज को जाहिर करेगा। ठीक, लेकिन ये आपके ऊपर है। अगर आपने सही मंतव्य पकड़ा है और आपको भरोसा है कि आपने सही मंतव्य पकड़ा, तभी लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। ठीक है? ठीक है। हाँ, ठीक, क्लियर। मतलब सर बेसिकली हमको जो लाइंस दी है उन्हीं पे स्टिक रह के उसके इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। देखिए, हमको व्याख्या करनी है उस लाइन की, लेकिन हम्म। वो लाइन देखने में हमको पकड़नी अकेले है, लेकिन वो अकेली नहीं है, उस लाइन के साथ और भी चीजें जुड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए, मान लीजिए कि एक लड़के और एक लड़की की शादी हो रही है। ठीक, तो शादी किससे हो रही है? लड़की की किससे हो रही है? लड़के। लड़के से हो रही है। हम्म। ठीक, लेकिन लड़के के साथ साथ उस लड़की को शादी के बाद केवल लड़के से ही एडजस्टमेंट नहीं करना है, किससे करना है? उसके परिवार में जो बाकी लोग हैं उनसे भी करना है एडजस्टमेंट। ठीक, हम्म। तो वही यहाँ पर है कि हमको व्याख्या तो उस लाइन की ही करनी है, लेकिन वो अकेली जो लाइन है वो कभी कभार क्या हो सकता है, एक ही चीज कई कंटेक्स्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे मैंने आपको जब पहली बार इसकी क्लास मैंने ली थी तो मैंने आपको बताया था कि कोई शब्द अगर हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बहुत तेज हो, ये जो शब्द मैंने बोला इसका अगर हमको कंटेक्स्ट नहीं पता तो हम इसके अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं, हाँ। है ना। बहुत तेज हो मतलब बहुत चालाक हो, बहुत तेज हो मतलब आप काम में क्या हो? बहुत अच्छे हो। पॉजिटिव मतलब भी निकाला जा सकता है और नेगेटिव मतलब भी निकाला जा सकता है। तो ये जो लाइन है इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन को बोले जाने के पीछे की वजह क्या है, उस वजह को जानने के लिए
हमको पैरा को भी देखना पड़ेगा, तभी हम संदर्भ के साथ प्रॉपर कंटेक्स्ट के साथ उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने हिसाब से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम लेखक के कंटेक्स्ट से व्याख्या कर रहे हैं। लेखक क्या बताना चाह रहा है वो हम एग्जामिनर को बता रहे हैं। हम बीच में एक मीडियम है जो लेखक की कही गई बात को बता रहे हैं एग्जामिनर को। तो इसके लिए हमको ये जरूरी है जानना कि लेखक ने ये बात किस संदर्भ में कही है, उसके मन में क्या भाव थे, क्या विचार थे। और इसके लिए हमको उस लाइन को इंडिविजुअली नहीं, पूरे पैसेज के साथ देखनी है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है सर। हाँ, ठीक। तो ये तो हो गई पहली रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे वाले रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। दूसरा जो रेखांकित अंश है हमारे पास वो क्या है? वो है कि विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग थलग रूप में ही समझने का प्रयास हुआ। इस लाइन की व्याख्या बहुत कम लोगों ने बिल्कुल सटीक तरीके से करी है। शिवम सिंह जी हैं एक, उन्होंने इसकी बिल्कुल सटीक व्याख्या करी है। उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा है इसको कि विकास के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको एक नहीं समझा जाता और अलग अलग तरीके से वहां पर काम होता है, इससे कि विकास जो है वो सही एक पिक्चर, एक प्रॉपर रूप से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसको भी काले पेन से ही लिखना है। विकास, और आखिरी तक लेके जाना है, बीच में नहीं यहाँ पर कर देना है। सर मैंने इसे स्थानीय जो विकास की योजनाएं बनती है उनसे जोड़ करके देखा था, जैसे कि कोई सड़क पड़ जाती है, उसके बाद फिर वो जल निगम वाले आते हैं, वो नाली उसमें वो डालते हैं, पाइपलाइन डालते हैं, तो इस तरह से वो योजनाओं का समन्वय नहीं हो पाता इस तरह से। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन वाली बात है। मैं कॉपी देखता हूँ दीपक जी, फिर बताता हूँ आपको, है ना? जी सर, जी सर। हाँ, अभी आपकी बची हुई है। ठीक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कंटेक्स्ट से लेकिन हट गए हैं। हमको पैसेज के कंटेक्स्ट में जाना है, विकासशील देशों वाले। ठीक है, जी सर, जी सर। बाकी तो जब देखूंगा तब ज्यादा क्लियर होगा। ससंदर्भ व्याख्या। ठीक, लाइन आपको समझ में आ गई थी कि वहां पर वो लाइन क्या कहना चाह रही थी, हम लोगों ने भी जब डिस्कस किया था पैसेज को। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पर बोलिए। मैंने जो दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था तो सही था, भारत से जोड़ करके। देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल दे तो एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, लेकिन वो एग्जाम्पल जो है ना वो पैसेज को जस्टिफाई करना चाहिए उजाला जी। ठीक, आप उसमें कोई अपना प्रसंग लिख सकती हैं, आप कोई मुहावरा इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई छोटा सा कोई इंसिडेंट वहां पर बता सकती हैं। ठीक है, सबकी छूट है, लेकिन जो मेन भाव है उस भाव से बाहर नहीं जाना है, बस इतना बस ध्यान रखिए। बाकी आप एग्जाम्पल कुछ भी दीजिए वहां पर। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर इस वाले की व्याख्या को हम लोग अगर देखें तो इस कथन में लेखक ने विकास नीति की सबसे बड़ी कमी को रेखांकित किया है। ठीक है, तीसरी दुनिया के देशों में, अब यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। वो क्षेत्र हमारे पास, हम सेक्टर की बात कर सकते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, है ना? तो देशों में बेसिकली अगर देखें तो कृषि, अर्थव्यवस्था भी लिख सकते हैं।
उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को एक दूसरे से अलग मानकर योजनाएं बनाई जाती है। अब मुझे लगता है कि जब मैंने लिखा तो आपको इसका अर्थ यहां पर ज्यादा क्लियर हो गया होगा, है ना। हाँ सर। एक दूसरे से अलग मानकर योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे विकास का समग्र स्वरूप नहीं बन पाता। ठीक, अब फिर से लिख दें। देखिए हम लोग अब एक स्टेप आगे चल रहे हैं, लेखक का क्या मतलब है वो भी यहाँ पर अलग से मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कोशिश करिए कि प्रैक्टिस में एटलीस्ट आप इसको लेके आए। लेखक का आशय है कि वास्तविक प्रगति के लिए इन सभी क्षेत्रों में समन्वय, संतुलन और सहयोग या पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। ठीक है, देख लीजिए इसको, पढ़ लीजिए। क्या सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि विकास के लिए सारे क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए समग्र विकास तभी हो पाएगा जब ये सब एक साथ काम करें हाँ, मिलकर। इसका भी मतलब वही निकल रहा है। पूरक का मतलब कि सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक डेवलप होगा तो दूसरा भी डेवलप होगा। ठीक है, तो अकेले एक को डेवलप नहीं किया जा सकता, ये भी इसका मतलब भी वही निकल के आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ये पढ़ लिया जी आप लोगों ने, क्लियर हो गया, नोट कर रहे हैं कि तो आप पढ़ रहे हैं केवल। लिख के साथ में लिखते रहे। हाँ, नोट कर रहे हैं सर। ठीक है। ठीक, तो मेन चीज ये भी ध्यान रख के चलिए कि प्रेजेंट कैसे करना है वो भी समझना जरूरी है। अच्छा, इनको भी सर अंडरलाइन करना चाहिए कहीं कहीं अगर आपको लगे तो। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया तो अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन तो केवल इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई ऐसी चीज लिख दी है जो बिल्कुल ही आपको लगता है बहुत अच्छी है, इसको तो एग्जामिनर देखे ही देखे, अंडरलाइन कर दीजिए उसको। ठीक है, ठीक है सर। चले आगे। जी सर, चलो। फिर हम लोग आते हैं तीसरे में। तो जिन लोगों ने अलग लिखा तो उनको समझ में आ रहा ना कि क्या लिखना है, बेसिकली कैसे व्याख्या करनी थी इनकी। ठीक है, यस सर। अब देखिए अगला है हमारे पास कि विभिन्न अकादमिक अनुशासन इन प्रयत्नों को अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं और इस कारण परिस्थिति का एक समग्र और सर्वांगीण चित्र नहीं उभरता। डिस्कस कर चुके हैं, अब इसकी हम लोग व्याख्या लिखते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, क्या था, विभिन्न उभरता। जो दूसरों से बेहतर लिखेंगे ना तभी दूसरों से आगे निकलेंगे। ठीक, ससंदर्भ व्याख्या। ठीक,
अब यहां पर इस कथन में लेखक ने एक शब्द बच जाएगा, विकास नीतियों समन्वय की कमी को रेखांकित किया, क्योंकि अकादमिक जो हैं वो सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि सब क्या कर रहे हैं। जैसे एक कॉपी देखी तो उसमें एक मुहावरा इस्तेमाल किया कि सभी अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं। बहुत अच्छा एक इस्तेमाल था, जो ये दिखा रहा है कि सभी जो है उनमें समन्वय की कमी है, सब अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं। ठीक है, कोई मिलकर काम नहीं कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है, समन्वय की कमी है। तो इस कथन में लेखक ने विकास नीतियों में समन्वय की कमी को रेखांकित किया है। ठीक है, किसकी कॉपी में था ये मुहावरा? विभिन्न विद्या विषय या अकादमिक अनुशासन जो भी हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, जिससे योजनाएं बिखरी हुई प्रतीत होती हैं। परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, परिणामतः विकास की संपूर्ण स्थिति का यथार्थ चित्र सामने नहीं आ पाता। ठीक है, फिर लेखक क्या कहना चाहता है उसको भी जोड़ दें। इन सब से मतलब क्या है लेखक का? तो लेखक का अभिप्राय है कि समग्र दृष्टि और पारस्परिक सहयोग से ही विकास योजनाएं प्रभावी बन सकती हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। देखिए जस्टिफाई कर रही है। हाँ सर। सर एक चीज मुझे अच्छी लगी कि हम इसको जो लेखक का अभिप्राय एज अ सोल्यूशन इसको रेकमेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको नहीं, लेकिन अब आप इसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करें कि आखिरकार लेखक का संदेश क्या है। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। फिर हाँ सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास था पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। ठीक, अब इसमें हमको ये ध्यान देना है कि हमको, जैसा मैंने बताया था कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमको लिखनी है।
तो मैं इसमें केवल बताऊंगा कि आपको समराइज करके कैसे लिखना है और कुछ गलतियां। सबसे पहले आप सारणी सीधे सीधे लिखना ना शुरू कर दें कि आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देख के आपने बनाई टेबल और टेबल बनाकर लिखना शुरू कर दिया। 15 मार्क्स का है ये, है ना। तो 15 मार्क्स के लिए हमको 15 मार्क्स के लायक एग्जामिनर को देना भी तो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सारणी का मतलब क्या होता है, सारणीयन जो है वो क्यों किया जाता है, उसकी जरूरत क्यों है, 4-5 लाइनों में इसको लिखिए। उसको लिखने के बाद फिर आप क्या करिए, टैबुलेशन करिए। और केवल यही नहीं, जैसे आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि शासकीय पत्र का प्रारूप बनाइए, तो केवल प्रारूप बनाना ना शुरू कर दे, सीधे आप पहले 2-3-4 लाइनों में शासकीय पत्र के बारे में बता दें कि शासकीय पत्र क्या होता है, और फिर क्या करें, फिर उसका प्रारूप बनाए। इसकी प्रैक्टिस में इसको ले आइए। यही जो चीजें हैं ये आपको बाकियों से क्या करेंगी, अलग करेंगी। समझ में आ गई बात। तो अगर केवल प्रारूप भी पूछा गया है, उसकी परिभाषा और परिभाषा नहीं पूछी गई है, तो सरल शब्दों में 2-3 लाइनों में बता दें कि शासकीय पत्र क्या होता है और उसका प्रारूप जो है वो निम्नवत है। इसको थोड़ी सी एक सभ्यता शिष्टाचार माना जाता है, ठीक है। समझ गए, करेंगे ना ऐसे आपसे। ठीक है सर। हाँ, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, सारणी रूप में बता दिया ये क्या लिखना है। ये आपको सारणी वाला जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारे पास टेबुलेशन होता है, और टेबुलेशन में हम लोगों ने देखा था कि कितने हमारे पास उसमें कॉलम्स होते हैं और कौन से कॉलम में हमको क्या लिखना होता है। जैसे पहले कॉलम में हम नंबरिंग डालते हैं, दूसरे कॉलम में हम लोग पत्र संख्या डालते हैं। तो हमको यहाँ पर पत्रांक दिया हुआ है, बताइए, दिया हुआ है पत्रांक, यस सर। ठीक। तो हमको ये पत्रांक दिया हुआ है, हम पत्रांक उठाकर डाल देंगे। पत्रांक के बाद अगला जो कॉलम होता है वो दिनांक का होता है, ठीक। दिनांक और स्थान का कॉलम होता है। तो अगले में हम लोग डालेंगे दिनांक। लेकिन क्या देखिए, इस पर हमको दिनांक दिया हुआ है, यहाँ पर दिनांक लिखा हुआ है, लेकिन दिनांक यहाँ पर पड़ी नहीं है। अगर यहाँ पर दिनांक नहीं पड़ी हुई है तो हम देखेंगे कि क्या कहीं और दिनांक लिखा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर दिनांक ना लिखा हो, लेकिन जहाँ पर पृष्ठांकन किया जाता है हो सकता है यहाँ पर पृष्ठांकन में आपको दिनांक दे के रखा गया हो, तो वो दिनांक हम लोग उठा लेंगे। लेकिन हम इस पूरे लेटर में देखें तो हमको यहाँ पर दिनांक दी हुई है क्या कहीं पर, नहीं सर। नहीं है। कुछ लोगों ने इसको दिनांक उठा लिया है। तो बेसिकली ये जो पत्र आया है, ये पत्र किसी पहले भेजे गए पत्र के जवाब में आया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्न के प्रत्युत्तर में आपको ये चीजें भेजी जा रही हैं। तो इन्होंने कोई पत्र भेजा होगा, जो निदेशक भाषा विभाग के हैं, वो पत्र इन्होंने 5 अक्टूबर 2020 को भेजा था, जिस पत्र का क्रमांक D5 120/2020 था, ठीक। और अब जो उपनिदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय के हैं, जिनका नाम क्या है, का खा गा नाम दिया हुआ है, देखिए, वह अब उपनिदेशक का खा गा जो है जवाब भेज रहे हैं। तो ये 5 अक्टूबर 2020 जिन लोगों ने भी उठाकर डाल दी है, उन्होंने गलत डाली है, क्योंकि ये इसके पहले वाला पत्र जिसके जवाब में पत्र आया है उसकी तारीख है, और इस वाले पत्र में कहीं पर भी कोई तारीख मेंशन नहीं है। तो अगर कोई जानकारी मेंशन नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, डैश का निशान लगा देते हैं। ब्लैंक ना छोड़े, डैश का निशान लगा दे, जो दिखाता है कि यह जानकारी हमको उपलब्ध नहीं है। हालांकि स्थान हमारे पास नई दिल्ली वगैरह लिखा हुआ है, तो वो हम वहां पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात हो सकती है कि ये सार्डियन कर कौन रहा है, भेजने वाला कर रहा है कि पाने वाला कर रहा है। क्योंकि आने और जाने वाले दोनों पत्रों का सार्डियन किया जाता है, तो वो कहीं उससे कोई फर्क नहीं, आप किसी का भी डाल सकते हैं, ठीक। क्योंकि आपसे नहीं कहा गया है कि आप पाने वाले हैं कि आप भेजने वाले कार्यालय में काम करने वाले हैं, ना। तो कोई भी डाल सकते, चाहे नई दिल्ली डाल दीजिए, चाहे लखनऊ डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद अगला कॉलम किस चीज का होता है, अगला कॉलम होता है प्रेषक का। तो प्रेषक में यहाँ पर देखिए लिखा है उपनिदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। प्रेषक का नाम कहीं दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है, हाँ। का ख खा। ग। तो आप लिखेंगे का खा गा, फिर उपनिदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। ऐसा नहीं कि यहाँ पर काका का नाम ये नहीं तो दिया। जहाँ पर प्रेषक लिखा है वहां पे नहीं दिया हुआ है। हाँ, जरूरी नहीं है
कि जानकारी आपको उसी स्पेसिफाइड जगह पर ही दी जाए। हो सकता है कि जानकारी कहीं और दी जाए, तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप उस जानकारी को ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है। तो सर जब ये यहाँ पूछना था बोलिए। कि और वैसे भी सर ये ऑफिशियल लेटर लग रहा है, तो फिर इसमें प्रेषक का नाम लिखना कहाँ तक ठीक रहेगा? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि सर ये ऑफिशियल लेटर है, तो ऊपर दिया नहीं है कहीं, तो नीचे से नाम लिख कर लिख सकते हैं। हाँ देखिए, ऑफिशियल जो शासकीय पत्र होता है उसमें हम लोग प्रेषक का नाम लिखते हैं ना, ऊपर लिखते हैं कि नहीं लिखते हाँ हैं? लिखते हैं। लिखते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमको जो पत्र सारणी बनाने के लिए दिया जाए वो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी तो ये जो लेटर है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन हमको तो एग्जाम में फॉर्मेट फॉलो करना है, जी। तो आप लिख देंगे तो बेहतर रहेगा आदित्य जी, है ना? और ठीक। अगर सर नाम नहीं मिल रहा है तो क्या पहले थोड़ा सा डॉट डॉट बना दें? नाम नहीं लिख रहा तो फिर जो इन्फॉर्मेशन है वही लिखिए आप केवल। अच्छा, डॉट बनाने की जरूरत नहीं। नहीं, हाँ। जी सर सर। ये पूछना था हम्म। कि जैसे दिनांक मेंशन नहीं है, हम्म। तो आपने कहा दिनांक नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि लखनऊ और नई दिल्ली में से कोई भी हम लिख सकते हैं हम्म। स्थान में। हम्म। तो दिनांक के बाद डॉट लगा के बाद कोमा लगाने के बाद हम लिखेंगे लखनऊ, या फिर सिर्फ दिनांक और नीचे वाली लाइन में स्थान? देखिए, वहां पर आपका जो कॉलम है स्थान और दिनांक, आपने हेडिंग में स्थान और दिनांक डाल दिया उस कॉलम में सबसे ऊपर। हाँ ठीक। ठीक है। उसके बाद आप डैश लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, फिर नई दिल्ली या लखनऊ लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, कोमा लगाए। हाँ। ठीक तो है। सर यही चीज इसमें भी हो रही है, जैसे यहाँ मान लीजिए प्रेषक के बाद उपनिदेशक के बाद कोमा नहीं लगा हुआ है, ना ही नीचे जो हाँ। प्रेषिती हमारा है वहां भी निदेशक के बाद हाँ कोमा नहीं लगा हुआ बिल्कुल है। सही, नई दिल्ली के बाद फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है ना? तो आदित्य जी मुझे बताइए कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? मैंने बताया था ना, उसका तो बताए थे आप। जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे सर। जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। लेकिन कॉमा सर लगा है, सुनिए मेरी बात, हाँ, कॉमा लगा है, फुल स्टॉप लगा है तो लगाएंगे, नहीं लगा है नहीं लगाएंगे। तो सर वो नई दिल्ली के लिए लागू होता है या उपनिदेशक के बाद भी लागू होता है? कहीं पर भी नहीं लगाएंगे, सीधे जैसा दिया वैसे ही लिख डालेंगे हम लोग। अच्छा ठीक, लेकिन हम डेट में तो लगा रहे हैं सर दिनांक, और जो हम स्थान में। हाँ, लेकिन भाई यहाँ पर दिनांक नहीं दी हुई है ना हमको, अगर दी होती तो यहाँ पर भी वो उसी तरीके से लिखते। पत्रांक जब लिखते हैं वहां पर दिनांक के स्थान में हम लोग कॉमा लगाते हैं ना जब फॉर्मेट लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये आपका आखिरी कॉलम में हम लोग पहुंचते हैं, और आखिरी कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं? विषय और आशय। तो ये वाला कैसे लिखना है? अच्छा लिखा है बहुत से लोगों ने, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखना होता है कि सारी जानकारी हमारे उसमें आ जाए। अब क्योंकि ये एक पत्र है और ये पत्र किसी पहले भेजे गए पत्र के जवाब में आया है। ठीक है, पहले भेजे गए पत्र के जवाब में आया है। और मान लीजिए आप किसी कार्यालय में समीक्षा अधिकारी हैं और आपकी ही जिम्मेदारी है कि आने और जाने वाले पत्रों का, मान लिया कि आपकी ही जिम्मेदारी कि आने जाने वाले पत्रों की जो डिटेल है वो आप ही मेंटेन करते हैं। अब आपसे अगर मांग लिया जाए कि भाई ये जो पत्र आया था उस पत्र के बारे में क्या जानकारी वो हमको दीजिए, तो आप रिकॉर्ड रूम में जाकर पत्र थोड़ी ना ढूंढने लगेंगे। आप क्या उठाएंगे? वो रजिस्टर उठाएंगे जो रजिस्टर में उस पत्र की जानकारी आपने नोट करी है, यही तो करेंगे, है ना? हाँ सर। और हाँ। वहां से देंगे। और अगर जो आपका सुपीरियर है उसने पूछा कि भाई ये जो पत्र आया है कौन से पत्र के जवाब में आया है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आप जब यहाँ पर नोटिंग करेंगे तो आप उस पत्र का भी पत्र संख्या दिनांक डाल देंगे जिस पत्र के जवाब में ये पत्र आया है। ठीक है, समझ गए इस बात को? जी सर। क्लियर? तो क्लियर। अगर कोई पत्र जवाबी पत्र है और उसमें पूर्व में भेजे गए पत्र की पत्र संख्या का उल्लेख है, तो हमको नोटिंग करते समय उसको भी डालना है। क्यों? क्योंकि आप इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिए ना कि सारणीयन बेसिकली कर क्यों रहे हैं। अगर आपने सारणीयन कर लिया और पूर्व में भेजे गए पत्र जिसके जवाब में पत्र आया है उसका आपने रेफरेंस ही नहीं डाला, और अचानक से कोई, मान लीजिए कि कोर्ट में ही आपको प्रस्तुत करना है, तो आप कैसे ढूंढेंगे कि किस पत्र के जवाब में ये आया है? ढूंढ पाएंगे क्या? है ना? ठीक है। तो ये भी आपको वहां पर लिखना है। कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने इस हिस्से को गायब ही कर दिया है। तो समझ गए कैसे करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है? यस सर। यस सर। ठीक। तो इसको लिख लेंगे ना, लिखवाने की जरूरत है क्या मुझे? लिख लेंगे सर। हाँ। ठीक है।
अच्छा सर, इसमें हम संलग्नक भी मेंशन कर सकते हैं? संलग्न की कोई जरूरत नहीं मेंशन करने की, आप केवल वहां पर वो डालिए जी सर, जो संलग्न। जवाब दिया था सचिव ने बोला था कि जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं पत्र में उसका जवाब संलग्नक में दिया गया हाँ, है। ये आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पुस्तिका जो वहां पर है वो साथ में संलग्न है। ठीक है, ये आप वहां पर लिखिए। लेकिन जैसे अलग से कभी कभार बहुत सारे संलग्नक नीचे लिखे होते हैं कि संलग्नक में ये है, वो अलग से हाँ, करने की जरूरत नहीं है। जैसे सर मैंने ये लिखा था कि किए गए समस्त प्रश्नों का उत्तर संलग्न पुस्तिका में है, हाँ ये पॉइंट मेंशन कर दिया था, हाँ, तो ये ठीक है, ठीक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये तो जवाब है ना, सर केसी में आपके सारे सर जवाब इसमें जो पूर्व पत्र का रेफरेंस देना चाहिए था वो मतलब कैसे, उसकी स्टार्टिंग उसी से करेंगे क्या? हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा लिख के, ठीक हाँ है। सर, एक लाइन में इसको बता दें। बता दीजिए। हाँ, मैं बता देता हूँ कि जब विषय आशय लिखेंगे वहां वाले कॉलम में क्या लिखना है, वहां पर लिखेंगे आप। कई तरीके लिखने के हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका। सीधे पत्र क्रमांक, जो भी पत्र क्रमांक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है D5 और जो भी लिखा हुआ है 2020 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दिनांक 5 अक्टूबर 2020 के संदर्भ में सूचित किया गया कि, अब बस बाकी इंफॉर्मेशन आगे लिख दीजिए। क्या सूचित किया गया कि भारत जी सरकार ने देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की थी जिसने अपनी सिफारिशें दी थी, और उन सिफारिशों को पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया था, और आपके सवालों के जवाब इस पुस्तिका में समाहित है जो साथ में संलग्न की जा रही है। खत्म काम। ठीक है, क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने सीख ली। जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब तो नहीं भूलेंगे इसको। अब तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, जी। अब चलते हैं नंबर निम्नलिखित कम मिला प्रश्नों है के। मुझे लग रहा है सर। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं सर, मुझे लग रहा है ये मेन चीज छोड़ दिया था, इस वजह से नंबर आपने जो वहां पे थोड़े हाँ कम दिए। हाँ, इसमें इसीलिए मैंने, सर 10 नंबर मिला शायद इसमें। हाँ 15 नंबर। ये तो सर 8 ही इसीलिए, मिला है। हाँ नंबर, कई सारी चीजें हैं, कई सारे, जैसे काका का आपने नहीं लिखा था जी आगे जी में, है ना। ठीक जी। है, इसमें मिनिमम मैंने 6 दिए हैं, और 15 तो किसी को खैर मिले ही नहीं है। ठीक, नहीं खैर। सर, कोई बात नहीं, मतलब नंबर की बात नहीं है, बस ये है कि पता चलना चाहिए कि क्या प्रोसेस है हाँ, क्या। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये आपको बाकियों से अलग बनाएंगी। जी सर। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में अगला हमारे पास है, शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करिए। तो ये प्रारूप आप सबको पता है, जो कहीं कहीं जो गड़बड़ी हो रही है कि बिल्कुल पन्ने के आखिरी में पहुंच के लिख रहे हैं आज्ञा से, और वहीं पर गिचिर पिचिर कर दिया, ये ना करें प्लीज। आपको पता है कि आपको पत्र लिखना है, तो इतना जगह बना कर लिखे कि शुरुआत में तो आपने बड़ा गैप दे दे के लिखा और आखिरी में जगह कम पड़ गई कि आखिरी चीज आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। शासकीय पत्र के परिभाषा ऊपर लिख दीजिए सरल शब्दों में, उसके बाद प्रारूप बना दीजिए। फिर अनुस्मारक के बारे में कर दीजिए, और फिर कार्यालयादेश और परिपत्र का अंतर वाला भी लिख दीजिए। अंतर के बारे में मैंने बताया था कि प्रेफर करिए कि अंतर को आप कैसे लिखें, टेबुलर फॉर्मेट में लिखें। और एक दो लोग, एक को छोड़कर लगभग सभी ने, जितनी कॉपी मैंने अभी तक देखी है, केवल एक कॉपी ऐसी मिली जिसमें अंतर को पैराग्राफ में लिखा है, और उसमें भी एक ही अंतर, दो अंतर बताए गए हैं। ठीक, तो उसको टैबुलर फॉर्मेट में लिखिए, और टैबुलर फॉर्मेट लिखने के बाद परिपत्र का प्रारूप बना दीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई, जो आपको ध्यान रखना है कि अनुस्मारक और परिपत्र दोनों के प्रारूप पूछे गए हैं, और दोनों को ही हम अलग अलग शासकीय पत्र के प्रारूप में भी बना सकते हैं, अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप में भी बना सकते हैं। तो अगर अनुस्मारक को आपने अर्धशासकीय पत्र के प्रारूप में बनाया है, तो परिपत्र को आप शासकीय पत्र के प्रारूप में बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने तीनों में शासकीय पत्र ही डाल दिया। ठीक, समझ गए इस बात को? जी हाँ सर। सर। जी ठीक सर। है, अब आते हैं अगले वाले में। सर, बोलिए। शासकीय पत्र का लिखित पूछा गया है, उसमें हम्म, विशेषताएं नहीं बतानी थी। विशेषताएं देखिए वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास समय है ना और आपका पन्ने में जगह है तो आप चाहें तो बना दीजिए। और शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप पूछा गया, तो उसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रारूप पूछना।
ठीक, हम जो उसका वो लिख रहे हैं, क्या नाम है उसका, उसके बारे में जो बता रहे हैं वो हम शिष्टाचारवश उसको बताए दे रहे हैं, भूमिका बनाने के लिए बताए दे रहे हैं बस। ठीक है। बहुत से लोगों ने इसमें शासकीय पत्र का परिभाषा भी लिख दी और शासकीय पत्र के क्या लिख दिए हैं, विशेषता विशेषता भी लिख दी है। तो विशेषता जरूरी नहीं है वहां पर लिखनी। हालांकि जब अनुस्मारक का अर्थ आप बता रहे हैं तो अनुस्मारक की परिभाषा आप लिखेंगे और 2-3 शब्दों में उसकी विशेषता वगैरह आप बता सकते हैं बेहतर इंप्रेशन के लिए, और फिर प्रारूप बना दीजिए। सर ठीक है। अगर विशेषता नहीं लिखेंगे तो वो पेज खाली रह जाएगा आधा लगभग, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगले पेज में ही फिर लेटर का वो बनेगा फॉर्मेट। हाँ, अगर आपके पास इतनी जगह बच रही है कि उस पेज में लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाए तो कंटिन्यू करिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप उस पेज पे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लेटर एक ही पेज में कंटिन्यू हो, आप बचा हुआ से अगले पेज में ले जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, एक ही पेज में लिखने के चक्कर में फिर आखिरी में घिचर पिचर ना करिए, बस ये मेरा कहने का मतलब है। असल जैसे परिभाषा लिखे, जैसे पहले पेज में परिभाषा लिख दिए तो हम्म। उसके बाद जो जगह बची रहेगी उसको छोड़ के फिर आगे दूसरे पेज में ही शुरू करें पत्र बनाना, मतलब हाँ, प्रारूप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। सर वही जो बची रहती जगह उसी को भरने के लिए विशेषताएं और ये महत्व हाँ, वगैरह लिखना। लेकिन लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए अरुण जी की, आपको इन सब एडिशनल चीजें जो आप लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपके पास अंत में समय कम ना पड़ जाए, ये भी ध्यान रखना जी सर। है ना। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप लिख सकते हैं, कोई उसमें नंबर नहीं जैसे काटना है। अगर अगर सर ना लिखे विशेषताएं, सिर्फ परिभाषा ही लिखे तो हाँ, कैसे, मतलब पेज को छोड़ दे फिर वहां से ना जहाँ पे परिभाषा खत्म हो, अगर समय कम पड़ रहा है तो। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, दो बातें हैं, सुनिए मेरी बात। पहली चीज, आपके पास पेज है, पेज की शुरुआत में आपने उसका अर्थ परिभाषा बता दी। ठीक है। जी परिभाषा बताने के बाद आपके पास अगर इतनी जगह बच रही है कि आप उसमें लेटर लिख सकते हैं तो आप वहीं पर लेटर लिख दीजिए। सर, नहीं हो पाएगा उतने में तो नहीं सर हो पाएगा, परिभाषा। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो इसमें भी एक तरीका ये है, कोई दिक्कत नहीं उसमें आती है, कि आप वहीं से लेटर लिखना शुरू करिए और जो बचा हुआ उसको अगले पेज पे ले जाइए, ये भी आप कर जी सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जबरदस्ती एक ही पेज में लेटर खत्म करने की कोशिश ना करें, इसमें आखिरी में आपको विचिर पिचर करनी पड़े। ठीक है। जी सर। हाँ, इस पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं। ठीक। प्रारूप लगभग 95% लोगों के अच्छे हैं प्रारूप। कहीं पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो वर्तनी की गड़बड़ियां हो रही हैं, कॉमा फुल स्टॉप की गड़बड़ियां हो रही हैं, और आखिरी में जो गिचर पिचर करे देना है वो है। दूसरी चीज, अर्थशास्त्र के पत्र में एक जो मेजर कमी देखने को मिली है, वो जब हम यहाँ पर लिखते हैं ना विभाग, यहाँ पर लिखा विभाग, यहाँ पर लिखा अनुभाग, उसके बाद यहाँ पर दिनांक स्थान, शासकीय पत्र खा गए, शासकीय पता भी तो लिखना है। बहुत से लोग शासकीय पता खा गए हैं, लिखा ही नहीं, तो ये ना करें। ठीक है। और फिर स्थान, तो ये जिन लोगों ने खा लिया है वो ध्यान रखें आगे से, ये भी लिखना है, नंबर कटेंगे अदरवाइज। ठीक। और एक चीज और जो देखने को मिली कि हमने यहाँ पर लिखा प्रतिलिपि, प्रतिलिपि 1 2 3, और यहीं से लिख दिया बगल में आज्ञा से। भाई यहाँ पर जहाँ पर प्रतिलिपि आपने अंतिम प्रतिलिपि लिखी है उसके नीचे आपको ये लिखना होता है आज्ञा से, हस्ताक्षर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको भी देखने को मिला है 2-3 कॉपीज में, इसको ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मेटिंग है, यहीं पर आप गड़बड़ कर देंगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक। जिन्होंने किया है वो ध्यान रखें इस बात का। समझ में आ गई बात। जी सर। ठीक। आगे चलते हैं, अब शब्दों के हिंदी रूप में मैंने बता ही दिया आपको क्या लिखना है। पहले आपको लिखना है अंग्रेजी, अगर पूछा गया है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या तो लिखी हुई मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद आपको कैसे लिखना है वो बताया मैंने, कि अगर आप इंग्लिश वाला लिखें तो प्रेफर करें कि आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। ठीक है। कैपिटल लेटर्स में लिखने का असर ये होता है कि कई बार स्मॉल लेटर्स लिखने में बहुत से शब्द जो है वो गड़बड़ा जाते हैं, सी और ई में कभी कभार अंतर नहीं हो पाता है। ठीक है, आर एन में अंतर नहीं हो पाता है, तो आप कैपिटल्स में लिखेंगे तो आपका हर अक्षर जो है वो अलग अलग होगा, बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी वहां पर नहीं आएगी और एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने क्या स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल लेटर्स में लिखने का। ठीक, समझ गए।
कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर आप लिखेंगे शब्द, और अगर आपको हिंदी शब्द का अंग्रेजी रूप लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, अंग्रेजी रूप ब्लैक कलर के पेन से। जैसे यहाँ पर पहला हमारे पास लिखा हुआ है परमिट, तो यहाँ पर आपने लिखा शब्द, अच्छा तो अंग्रेजी वाले ही हम लोग लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका परियोजना, तो आपने यहाँ पर लिखा शब्द परियोजना, और अंग्रेजी रूप में आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, PROJECT, प्रोजेक्ट, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप अंग्रेजी वाले का हिंदी में लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिंदी रूप, और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गए? बीच में चाहे तो डैश लगा दें, चाहे तो इस तरीके से बिंदी बना दें, या गैप रख दें, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि हिंदी शब्द अंग्रेजी रूप लिखा है तो वही चीज है। ठीक है, क्लियर? जी सर जी। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग, सबसे बड़ी कमी जो देखने को मिली वो देखने को मिली हम लोगों को कंप्यूटर में। मुहावरे मैं आपको कॉपीज भेज दूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से लोगों ने अच्छा लिखा, उनकी कॉपीज आप देखिएगा। हालांकि एक चीज यहाँ पर देख लीजिए कि मुहावरे में आपको क्या लिखना है, मुहावरा आपको छपा हुआ मिलेगा। जैसे आपको मुहावरा मिला छपा हुआ, आगे कुआं पीछे खाई, तो उसके नीचे आपको तमीज से लिखना है। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे अर्थ, अर्थ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे वाक्य प्रयोग, काले पेन से वाक्य प्रयोग की हेडिंग डालेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। और जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो मुहावरे का इस्तेमाल जहां पर भी उस वाक्य में आएगा उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उस पूरे वाक्य में जहां पर मुहावरे का इस्तेमाल किया है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? सर सिर्फ अंडरलाइन करना है कि इन्वर्टेड कामा भी लगाना है उसमें? अंडरलाइन करिए, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाइए, अंडरलाइन करिए। ठीक, ठीक, लेकिन अगर चाहें तो लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाईलाइट करना है, दिखाना है कि हाँ हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो कर ही लें, कोई दिक्कत नहीं है, कर डालिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं कंप्यूटर वाले में। कंप्यूटर वाले में बेसिकली हम लोग देखिए कि आप, बहुत से लोगों ने बिल्कुल चलताऊ भाषा में लिख दिया है, ये सोच के जैसे कि एग्जामिनर के ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो कोई छोटा बच्चा है तो उसको चालू भाषा में समझा दूं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को निर्देश वगैरह देने का काम करती है, बस काम खत्म, एग्जामिनर समझ गया। आपको एग्जामिनर को नहीं समझाना है, आपको एग्जामिनर को बताना है कि हमें कितना आता है। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इनपुट डिवाइस क्या है, इसके क्या कार्य हैं, ये पहला वाला। तो देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, उसमें आपको बताना है इनपुट डिवाइस क्या है, और दूसरा बताना है इनके क्या कार्य हैं। तो इन दोनों पार्ट में नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हो सकता है कि एक नंबर पहले पार्ट के लिए हो और एक नंबर क्या हो, दूसरे पार्ट के लिए हो। तो जब आप दूसरा पार्ट नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जो मार्किंग होगी वो केवल कितने मार्क्स में से होगी, 1 मार्क्स में से होगी, है ना? क्लियर? तो ये देखना है हमको कि क्वेश्चन के पार्ट कितने हैं, और दोनों ही पार्ट्स का हमको बैलेंस रूप में क्या करना है, आंसर लिखना है। तो अगर हम इसको लिखें, इसका उत्तर तो हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखिए हमको यहाँ पर टर्म्स का, जो की टर्म्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, की टर्म्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर इसकी परिभाषा हम लोग लिखें, तो उत्तर नंबर हमने डाल दिया, वो तो उसमें लिखा ही हुआ होगा, उसके नीचे हम लोग लिख देंगे कि इनपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है। विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, इसका प्रयोग प्रयोग हम लोग बाद में लिखेंगे, क्यों अलग से पूछा गया है। ठीक है, तो विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, और हम अगर देखें हम लोग तो यह
उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक सेतु का काम करता है। ठीक है, यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डाटा को बाइनरी या डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। फिर उसके उपयोग। लेकिन सर बोलिए। परिवर्तन का काम तो सीपीयू करता है, ये तो सिर्फ इनपुट देगा ना, ये परिवर्तन तो नहीं करेगा ये। सीपीयू प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस इनपुट करता है। डिवाइस में सर कोई कोई कुछ होता थोड़ी कि वो कुछ भी कर पाए, वो तो सिर्फ सिग्नल देगा ना। तो सिग्नल जैसे आपने 1 दबाया तो कंप्यूटर के समझने की भाषा में उसको कन्वर्ट करेगा ना वो। आपने एबीसी लिखा, आपने कुछ टाइप किया तो कंप्यूटर की समझने की भाषा में कन्वर्ट करेगा, तभी तो कंप्यूटर उसको समझकर सर सीपीयू को प्रोसेस करने को देगा ना। वो कन्वर्ट का काम भी तो कंप्यूटर ही करेगा ना, इसमें कुछ चिप थोड़ी होती है डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइस क्या करेगा मुझे बताइए। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेगा। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होगा वो बाइनरी 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा ना। हाँ। 0 1 के फॉर्मेट में होता है। 0 और 1 के हाँ फॉर्मेट जी में, समझता जीरो है। जीरो 1 के फॉर्मेट में जीरो कौन वन कन्वर्ट कर फॉर्मेट। रहा है? कंप्यूटर वही भाषा समझता है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं समझता। हाँ, ठीक ठीक है ठीक ना। सर। जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मशीन लैंग्वेज, बाउंड्री लैंग्वेज। समझ गए ना आप। हाँ, ठीक 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 ठीक। सर। अब यहाँ पर उपयोग में हम लिख दें कि ये कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देश डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बस हमारा काम खत्म। ठीक। एक और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी जरूरी थी और बहुत से लोगों ने नहीं दी। जैसे सीमॉस, सीमॉस का पूरा नाम लिखें तो यहाँ पर ध्यान रखिए सीमॉस एक चिप होती है। तो यहाँ पर अगर चिप नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है किसके संबंध में मांगी जा रही है? कंप्यूटर के संबंध में, यानी कि सीमॉस चिप की बात हो रही है। बहुत से लोगों ने इसको एक एक मटेरियल के रूप में डिफाइन कर दिया कि सीमॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसका इस्तेमाल चिप बनाने में किया जाता है। नहीं भाई, अगर सीमॉस भी लिखा है तो कंप्यूटर के संबंध में है, तो यहाँ पर सीमॉस का मतलब यहाँ पर चिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बताना है कि यहाँ पर ये सीमॉस चिप है जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप होती है। ठीक, पूरा नाम लिखना है और फिर हमको इसकी उपयोगिता बनानी है कि ये बेसिकली क्या उपयोगिता है इसकी, कि इसका उपयोग कंप्यूटर की उन सूचनाओं और सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो बदलती रहती है। जैसे समय क्या है, तारीख कितनी है, हार्डवेयर की सेटिंग क्या है, वगैरह वगैरह। और इसको कंटिन्यूअस पावर मिलती है मदरबोर्ड पर लगे हुए एक बैटरी से, बटन सेल से मिलती है। फिर यहाँ पर हमसे पूछा गया बायोस क्या है और उसकी अवस्थिति क्या है। तो बायोस क्या है, तो बायोस में हम बायोस का फुल फॉर्म बता देंगे। और यहाँ पर आप शीट उठाइएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बायोस को जब उसका फुल फॉर्म बताएंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमको ये भी बताना है कि बेसिकली बायोस वो प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर ऑन करने के बाद सबसे पहले शुरू होता है। और ये बेसिकली कई सारे इनिशियल प्रोग्राम्स को रन करता है। जैसे ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को रन करता है जो ये बताता है कि कंप्यूटर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सभी हार्डवेयर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बूट स्ट्रैप लोडर को यहाँ पर ये लागू कर चलाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है। ठीक, ये दो चीजें आपको यहाँ पर बता देनी है बायोस क्या है। फिर इसकी अवस्थिति पूछी गई है। अवस्थिति में केवल मुझे 2 कॉपीज मिली हैं ऐसी जिन्होंने प्रॉपर सही इसकी लोकेशन बताई, अदरवाइज सबने कहा है कि ये मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक, इसका पूरा जवाब होगा कि ये मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड में एक एक परमानेंट रीड ओनली मेमोरी चिप में ये स्टोर्ड होता है। ये इसका सही जवाब होगा। केवल मदरबोर्ड नहीं, मदरबोर्ड में भी कहां पर,
एक रीड ओनली मेमोरी चिप में स्टोर करके इसको लगाया जाता है। रोम। हाँ, रोम में लगाया जाता है, इससे इसको चेंज ना किया जा सके। जी सर। ठीक है, क्लियर। तो ये अच्छा इस, सर, हाँ जब बोलिए। हम लिखेंगे सीमोस तो सर जैसे रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखना पड़ेगा ना उत्तर में, कि हाँ, उसको भी प्रेफर हम। करिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग यहाँ पर कंप्यूटर वाले सेगमेंट में रोमन में भी लिख के चले आते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं होता, जबकि बहुत लोगों को नुकसान हो भी जाता है। तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलिए और कोशिश करिए कि आप, अगर केवल फुल फॉर्म पूछा गया आपसे कि भाई सीमॉस का फुल फॉर्म बताओ, तो हम्म। आप रोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर पूछा गया बायोस क्या है, तो कोशिश करें कि आप देवनागरी में लिखें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि कौन सा एग्जामिनर किस मानसिकता वाला है और उससे आपकी कॉपी चेक करेगा वो हम नहीं कह सकते, तो रिस्क ना ले तो बेहतर है। लेकिन जैसे होता ही है, जैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है तो मैं जब हिंदी में कॉम्प्लीमेंट्री लिखूंगा तो सर वो थोड़ी हम्म। मात्राओं का लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सोचता है आदमी कि इंग्लिश में वो लिखते। हाँ, नहीं नहीं, कोशिश करिए। मात्राओं की गड़बड़ कैसे होगी, आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। आप लोग से मात्रा की गलती होगी तो फिर बताइए बाकी लोगों से कैसे चलेगा काम, है ना। ठीक ठीक। हाँ, ठीक है। तो आज का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो प्रेजेंटेशन की गड़बड़ियां हो रही हैं वो ना हो, चीजें समझ जाए। तो आपको कुछ फायदा हुआ इससे आज से? हाँ सर, गलतियों का जी बहुत सर। पता जी चला। सर। जी सर, काफी चीजें पता लगी मैंने तो। ठीक है। बहुत चीजें। जी हाँ, सर। तो उम्मीद ये करेंगे कि अब आगे से आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक सर है, जो क्योंकि ऐसे का हमारा टेस्ट होना है उसमें थोड़ा बता दे, कॉप पेजेस किस हिसाब से थोड़ा आप बताने वाले थे। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको एक एक मॉडल कॉपी भेज दूंगा, जैसे कॉपी एग्जाम में आती है, आप उसको देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सही रहेगा सर। जी सर। है ना, मैं आपको भेज दूंगा फिर एक आगे मॉडल। लिखने की भी सर कोशिश करना सर अभी। आज आज आगे। नहीं, मैं कल कल कोशिश करूंगा, है ना, कल भेज दूंगा, जी। कल डेफिनेटली भेज दूंगा मैं। सर मुहावरे जिसने बढ़िया लिखे हो थोड़ा भेज दीजिए। सर ऐसे की कुछ टॉपिक्स भी अगर बता देते तो थोड़ा एक लिमिटेड हो जाता तो ठीक नहीं रहता। नहीं, देखिए ऐसे जनरली जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से आएगा। ठीक है, जी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, एक कोई ऐसा भी सकता है जो नहीं पढ़ा उससे आ जाए। जी ठीक है, सर। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की आदत होनी चाहिए ना, कि एग्जाम में देखिए ऐसा अक्सर होता है कि हम बहुत सारे ऐसे तैयार करके जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे एग्जाम में जो ऐसे है उनमें से एक आधा ऐसे हो जो बिल्कुल हमारा पढ़ा हुआ ना हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि कोई बिना पढ़ा भी आपका आ सकता है। हालांकि बिना पढ़ा ऐसा नहीं आएगा जिससे आप बिल्कुल अनअवेयर हो। ठीक, आप उससे अवेयर होंगे वैसा ही आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में पढ़ा ही होगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते होंगे, ऐसा होगा। ठीक। जी ठीक सर। सर। हाँ, सर एक ओके सर। ये बताइए सर कि जैसे आपने बोला कि हमको शब्दों के आसपास रहना चाहिए, जो शब्द लिमिट है 600। हाँ, तो क्या हम अपने लिखने की लिखावट का साइज बड़ा कर लें? क्योंकि अगर पहले खत्म हो जाएगा, आधा पन्ना खाली दिखेगा, तो कहीं नेगेटिव इंप्रेशन तो नहीं है कि भाई एक आदमी पूरा भर के आया, एक ने आधे में खत्म कर दिया है 600 देखिए शब्द। ये बड़ी फैलाई हुई एक बात है, बहुत से लोगों ने फैलाई हुई है। अगर एग्जामिनर को पन्नों को इम्पोर्टेंस देनी होती तो वो कहता 3 पन्ने में लिखो, वो शब्द सीमा क्यों बताता आपको, हाँ। है ना। तो अब एग्जामिनर जो जो पेपर बनाने वाला आयोग है, जब उसने शब्द सीमा बनाई है तो हम पन्नों के चक्कर में क्यों भागे भाई। ठीक, ठीक। तो बहुत से लोग होते हैं, मैंने भी देखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई शब्द सीमा का ध्यान मत रखो, और 3 पन्ने दिए, 3 पन्ना पूरा भर के आओ। ठीक, ध्यान रखिए नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपने जो शब्द सीमा है उससे ज्यादा लिख दिया है तो। ठीक है, तो जो आपको और कॉपी आपको मिलेगी उसमें लिखा होगा कि निर्देशों और अनुदेशों का प्रॉपर ध्यान रखें। तो अगर शब्द सीमा बताई जा रही है तो वो चाहता है कि आप इस शब्द सीमा का ध्यान रखें, ना कि पन्नों का ध्यान रखें। ठीक है, तो आयोग जो हमारा एग्जाम दे रहा है हम उसकी बात मानेंगे, ना कि हम दुनिया भर में जो बाकी लोग हमको अलग अलग प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं हम उनकी बात माने। ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी ज्ञान दे जिन्होंने खुद कभी एग्जाम नहीं दिया। हाँ सर, उनका कहना ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है चेकर करने वालों की, भाई किसी ने पूरा भरा है तो उसके मन में बैक ऑफ माइंड चलता है, तो नंबर कम निकलते हैं उसके हाथ ऐसा से। ऐसा कुछ नहीं होता है।
हालांकि ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा शब्द सीमा क्रॉस कर जाएंगे तो वो नंबर काट भी लेता है। एग्जामिनर के दिमाग में ये उसको पता होता है, उसने इतनी कॉपी चेक करी होती हैं कि वो बिना गिने समझ जाता है कि आपने कितने अक्षर लिखे होंगे, कितने शब्द लिखे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को, ये दुनिया भर के जो ज्ञान है इनके चक्कर में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, एक वो लिखित प्रारूप वाला बहुत बड़ा लंबा ज्ञान चलता रहता है कि लिखित प्रारूप पूछा गया तो उदाहरण लिख देना, भैया ऐसा नहीं करना है। हालांकि अगर मन में बहुत शंका है तो लिखित प्रारूप में प्रारूप बनाने का उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में लिख दो। ठीक है, लेकिन प्रारूप का मतलब प्रारूप होता है। ठीक, मैंने खुद लिखे हैं और मार्क्स भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक, अब जैसे क्या हुआ, जैसे मैंने भरत जी की कॉपी के बारे में बात करी कि व्याख्या व्याख्या जो व्याख्या उन्होंने बिल्कुल अच्छी नहीं लिखी, व्याख्या में उनको बड़े खराब नंबर मिले हैं, लेकिन आगे चल के उन्होंने ऐसा लिखा है कि वो अभी तक के उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं 76। तो हो सकता है कि अगर किसी ने प्रारूप में उदाहरण बना दिया हो तो वहां पर उसको नंबर कम मिले हो, लेकिन आगे मिलने वाले नंबर से वो कंपनसेट हो गए हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो उनकी बात को मान के वहां पर कर ले वो उतना भाग्यशाली ना निकले, तो उसका तो चला जाएगा। फिर अगला अटेम्प्ट आएगा, अब आरओ में अगला अटेम्प्ट कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता। ठीक है, तो आयोग की बताई गाइडलाइंस पर चलें। ठीक, इसको ध्यान रखिए। ठीक है सर। हाँ जी, चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।